मैं एक मैच देखने के लिए मुझे एक मैच की ज़रूरत है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ से स्टूडेंट से पूछा था व्हाट इज़ एआई, आप लोग एआई क्या है, एआई के बारे में क्या सोचते हैं। तो एक स्टूडेंट ने बड़ा ही परफेक्ट आंसर दिया था। उन्होंने कहा था कि एआई सिंपली अ साइंस जिसका मकसद एक है कि जो हमारे पास मशीन्स हैं उनको इंसानों की तरह सोचने की सलाहियत देना, इट्स सिंपली एआई। और ये प्रिटी क्वाइट एआई का मकसद ही यही था कि हमने जो है मशीन्स को इंसानों की तरह सोचने की ताकत देना। जैसे जैसे हम एआई को अचीव किए, पहले मशीन लर्निंग आई, फिर डीप लर्निंग आई, जैसे ही हमने सोचने की सलाहियत तक तो अचीव कर लिया, लेकिन अब इंसान जो है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। उसने शुरू कर दिया कि सोचने की तो सलाहियत ठीक है, लेकिन अब देखने की भी सलाहियत दी जाए। जब ये कॉन्सेप्ट आया तो सबसे पहले एक साइंस आई जिसका नाम है कंप्यूटर विजन, और इसके ऊपर बड़ी वास्ट रिसर्च हो रही है कंप्यूटर विजन पे। और आज जो हम हैं कंप्यूटर विजन का एक प्रोजेक्ट, सिंपल प्रोजेक्ट देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों की अभी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम पाइथन से ही प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट करेंगे ड्यूरिंग क्लास, और इसलिए ज़रूरी है कि आप नेक्स्ट सैटरडे वाली आपने क्लास ज़रूर लेनी है। तो आप में से किस किस ने गूगल ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है टीचेबल मशीन, किस किस ने देखा है, मुझे बताइएगा। इस प्लेटफॉर्म को किस किस ने विजिट किया है। नो सर, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। नहीं, मैंने वो लिंक दिया था कि आप थोड़ा बहुत देख लें, किसी को क्यूरियोसिटी नहीं हुई कि मैं देख लूं कि ये है क्या चीज़। यस सर देखिए। कुछ समझ आया कि गूगल ने इसको क्यों बनाया है। कर लें आप, जिन्होंने हैंड रेज किया है दोनों में से कर लें जो चाहता है। ये देखिए ना, गूगल जैसी इतनी बड़ी कंपनी एक एक छोटा सा प्लेटफॉर्म क्यों बना रही है टीचेबल मशीन्स। इसमें मॉडल के ट्रेनिंग को इजी किया गया है ना, आपने अपनी रिकॉर्डिंग करवाई और उसको ट्रेन कर लिया इजीली मॉडल को। बिल्कुल एग्जैक्टली। असल में मसला ये होता है कि जो ट्रेनिंग है मॉडल की वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको हाई स्पेक कंप्यूटर चाहिए होता है, आपके पास जीपीयूज हो, पैरेलल कंप्यूटिंग लगी हो। उस चीज़ को गूगल ने आसान कर दिया कि जिनके पास हाई स्पेक कंप्यूटर्स नहीं है तो उनकी भी हम जो है ना ट्रेनिंग आसान करेंगे। हम करेंगे ट्रेनिंग, कोई मॉडल तो मैं दिखाऊंगा आपको। उसके बाद मॉडल ट्रेन करके हम उसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बाद में हम उसको कहीं पे भी यूटिलाइज कर लें या कहीं पे डिप्लॉय कर दें। गूगल को कोई मसला नहीं है कि आप हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करके और हमारे ही मॉडल ट्रेन किए हुए कहीं पे यूटिलाइज करें, गूगल को ऐसा कोई इशू नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई की हमने बता दिया कि कंप्यूटर को इंसान की तरह सोचने की सलाहियत देना, इट्स सिंपली एआई। कंप्यूटर में आपकी कोई भी मशीन हो सकती है, रोबोट्स हो सकते हैं, व्हाट्स एवर, इसकी लिमिटलेस एप्लीकेशंस हैं। अभी हमने ना एआई के ऊपर बातें शुरू हुई हैं, लेकिन मैंने ये कुछ ग्राफ्स है मैंने जर्नल से उठाए हैं, जिसमें ना कंप्यूटर को और जो है आपका एक कंप्यूटर और इंसान को उन्होंने कंपेयर किया है, कि इंसान और कंप्यूटर की सलाहियतों को उन्होंने कंपेयर करने की कोशिश की है तीन किस्म की चीज़ों में। ये 2010 से लेकर 2018 तक। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर एक इंसान है, एक इंसान देख रहा है, तो क्या उसकी एफिशिएंसी देखने की बढ़ती है या कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट रहती है।
अगर कोई इंसान फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे उर्दू मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मेरी कैपेबिलिटी ऑफ रिकॉग्निशन के आप लोग क्या बोल रहे हैं, ये कांस्टेंट रहती है या ये इंक्रीज होती है विद टाइम? इंक्रीज होती है। अच्छा, ठीक हो गया। और उसके अलावा स्पीच, मेरे बोलने की सलाहियत इंक्रीज होगी विद टाइम, यानी कि अब मैं 23, 24 या 25 हूँ, मेरी 60 पे बोलने की सलाहियत इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। ठीक हो गया। लेकिन ये ना, ये जो पेपर है इसमें ये बताया गया है कि अगर एक इंसान देख रहा है, ये भी आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, जब इनके प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आपको तब पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या है, स्पीच रिकग्निशन क्या है, क्वेश्चन आंसरिंग क्या है। 2010 में, अभी आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट मूव हो रही है। 2010 के अंदर इन्होंने कंपेयर किया है बेस्ट एआई सिस्टम को और ह्यूमन परफॉर्मेंस को। सिंपली मैं बता दूं कि ह्यूमन की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत घटिया है। अगर ह्यूमन किसी चीज़ को डिटेक्ट कर रहा है, डिटेक्शन कर रहा है, तो उसकी जो सिंपल पावर ऑफ देखना है या किसी जिस्म को, किसी चीज़ को पहचानना है, उसकी कांस्टेंट रहेगी। और इन्होंने बड़ी ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू ली हुई है कि इंसान की जो ताकत है वो 95% है अभी। लेकिन जो मॉडल है वो 2010 से लेके जब 2018 में पहुंचा है, तो उसने ह्यूमन के देखने की ताकत को सरपास कर दिया है। 2018 के अंदर जब चैट जीपीटी नहीं आई थी, लोगों को एआई के ऊपर का पता नहीं था। तकरीबन इसने जो लेवल कर दिया था वो 2010 के अंदर लेवल हो गया था, जो है ना, देखने की सलाहियत। तो इसका ये मतलब है कि मॉडल्स आर कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग देयर कैपेबिलिटीज, और ह्यूमन की जो परफॉर्मेंस है वो विद टाइम कांस्टेंट रहती है। इवन ये डिक्रीज होगी जब इंसान बूढ़ा हो जाएगा, तो देखने की सलाहियत डिक्रीज होगी, किसी के सुनने की सलाहियत वो डिक्रीज होगी, लेकिन एआई मॉडल के साथ ये सिस्टम नहीं है। इसी तरह स्पीच रिकग्निशन के कोई बंदा बोल रहा है, तो इंसान की 95% रही है 2010 से 2018 तक, लेकिन जो एआई मॉडल था उसने कंटिन्यूसली इम्प्रूव किया है, और जो इंसान के तकरीबन बराबर ले आया है कि सुनने की सलाहियत को। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है अलेक्सा है, बड़ी सीरी है, आपके विंडोज़ का क्रोटोरा है, क्रोटोना, और उसके अलावा गूगल का गूगल असिस्टेंट है। तो आपने इनको यूटिलाइज किया है कि आप इनको वॉइस कमांड देते हैं, अगर आपका एसेंट सही है तो आपको क्या लगता है कि ये आपकी आवाज़ सही तरह पहचान लेते हैं? जी। ठीक हो गया, स्पीच वाली बात समझ आ गई। जहाँ पे एआई लैग कर रहा था वो थी क्वेश्चन आंसरिंग, जिसकी अब सबसे बड़ी एग्जांपल है आपके पास चैट जीपीटी। ये नवंबर 2017 तक की रिसर्च है कि जो बेस्ट एआई सिस्टम था वो 82% पे था, और इंसानी क्वेश्चन आंसरिंग की जो सलाहियत थी वो 82% थी, तो पीछे था। अभी के स्टैट्स अभी तक अपडेट नहीं हुए किसी पेपर में, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि क्वेश्चन एंड आंसरिंग की जो सलाहियत है एक एआई मॉडल की, वो ह्यूमन से कई गुना आगे निकल गई। अभी मैं आपसे एक बात करता हूँ, अगर आप में से एक बंदे को एक जनरल पेपर में, यानी कि यूं समझें कि सिंपल पेपर है रिगार्डिंग आईक्यू, कि आपका आईक्यू टेस्ट किया जाएगा कि आपका आईक्यू क्या है। दो पेपर्स बनाए गए हैं, एक पेपर को सॉल्व करती है चैट जीपीटी, या आपका मेटा कर ले, या फिर आपका जेमिनाई कर ले, और एक साइड पे ह्यूमन बिठा दें। आपको क्या लगता है रिजल्ट्स क्या होंगे? एआई ज़्यादा एफिशिएंट होगा। और किसी को कुछ लगता है? ऑब्वियसली यही होगा एफिशिएंट। तो इसका मतलब है कि हम एआई से पीछे जा रहे हैं इन टर्म ऑफ क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग या नॉलेज बेस के ऊपर। चलो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब आगे मामला जाएंगे ना। ये तो मैं अभी सिंपल सा ना कंपैरिजन कर रहा था। अभी ये 2024 तक के जब स्टैट्स आएंगे तो इनमें बहुत वे डिफरेंस होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा इसमें। उसके बाद एक बात बताएं, सर्जिकल जो रोबोट्स हैं उनके बारे में किसी को कोई अंदाजा है? जिन्होंने डेमो सेशन लिए कम से कम उनको तो अंदाजा है, वो कुछ बता सकते हैं व्हाट इज सर्जिकल रोबोट्स? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एआई की एडवांसमेंट क्या हो रही है।
सर आपने बताया था कि मतलब उसके अंदर आप बहुत ज्यादा एक माइन्यूट लेवल पे भी उसे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब सर जैसे एक्यूरेसी ज्यादा फोर्स होती वगैरह, एक्यूरेसी ज्यादा है उसकी। एक सिर्फ एक्यूरेसी नहीं देखी जाती ना, एक टाइम देखा जाता है कि मतलब वो ऑपरेशन में माइक्रो और सेकेंड्स मैन और पावर कितनी माइक्रो रिड्यूस हो रही पास्कल है। वगैरह न्यूटन में फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली। असल में जो रोबोट्स है ना, रोबोटिक सर्जरी की तरफ लोग गए इसलिए थे कि एक तो ना इसने मैन पावर को कम कर देना है, कि इंसानों की जरूरत कम होगी। यानी कि एक ऑपरेशन है, अगर एक छोटा सा भी ऑपरेशन है, 2 सर्जन होते हैं, 1-2 असिस्टेंट होता है, 1-2 जो है ओटी टेक्नोलॉजिस्ट होता है, और उनको एक स्पेसिफिक टाइम लगता है। लेकिन जो रोबोट है, एक रोबोट चाहिए जिसने ऑपरेट करना है। आपके पास एक सर्जन होगा, एक इंजीनियर होगा, आपके जो मामलात हैं सारे रोबोट ही कर देगा सर्जरी। अभी एक बड़ी एक वर्ल्ड जिस तरह होता है ना, मोबाइल फोन्स में एप्पल बहुत बड़ा ब्रांड है, इसी तरह रोबोट्स के अंदर डेवेंची बहुत बड़ा ब्रांड है, जो कि वर्ल्ड क्लास रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम्स बनाता है। मैं भी इसको दिखाता हूँ, कभी इसने इसको इसकी साइट को विजिट किया है डेवेंची? है। यस सर क्या हुआ? अच्छा ठीक हो गया, एक ने किया, और किसी ने किया है डेवेंची की साइट को विजिट? नो सर। ठीक हो गया, मैं भी आपको दिखाता हूँ, सिर्फ आपको थोड़ा सा फ्यूचर दिखा रहा हूँ, व्हाट इज फ्यूचर। ठीक हो गया, दा विंची। एक्चुअली हमारी मीटिंग भी चल रही है, इस वजह से थोड़ा इंटरनेट थोड़ा लैग कर रहा है, और आज संडे भी है तो इंटरनेट पे थोड़ा ज़्यादा बर्डन होगा। तो इवन मैं आपको बताऊं, हमारा जो जो लोग कहते हैं ना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, पाकिस्तानी जैसे कंट्री के अंदर भी डेवेंची के रोबोटिक सिस्टम यूटिलाइज हो रहे हैं फॉर ऑपरेशंस। और मैं आज आपको गारंटीड बता रहा हूँ, इन नेक्स्ट 1 और 2 डेकेड जो हमारी ट्रेडिशनल ऑपरेशंस थे वो एंड हो जाएंगे। जो जो पहले होता था ना, हाथों से करते थे ऑपरेट, वो सिस्टम एंड होने वाले हैं। अभी मैं देख रहा डेवेंची की साइट ओपन हो जाए, ठीक हो गया। अब ये देखें, एक रोबोट है जिसके 5 हैंड्स हैं, 5 हाथ हैं उसके पास, और हर हाथ में वो एट अ टाइम डिफरेंट टाइप के टूल्स रख सकता है। अब एक ये डेवेंची 11 है, उसके बाद ये डेवेंची 1 है, यानी कि प्राइस के हिसाब से इन्होंने ना डिफरेंट वेरिएंट्स बनाए हुए हैं। ये डेवेंची एक्स है। ऑल दिस टाइप्स ऑफ यूज फॉर सर्जिकल ऑपरेशंस, और ये बहुत ही वर्ल्ड क्लास रोबोट्स हैं, यानी कि जिनके ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते कि ये इंसान को कोई नुकसान पहुंचाएगा। उसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल है, पाकिस्तान का ही है, PKLI, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट। यहाँ पे कंटिन्यूसली रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं। नेशनल हॉस्पिटल लाहौर के अंदर 2 साल पहले रोबोटिक सर्जरीज हुई हैं शुरू। उसके बाद आपके पास जिना हॉस्पिटल कराची है, वहाँ पे हो रही है। और इवन नेक्स्ट मैंने कहा 1 और 2 डेकेड में जो पूरा हमारा पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम है, वहाँ पे आपको रोबोटिक सर्जरीज ही नजर आएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक तो ह्यूमन टच नहीं होता, तो इन्फेक्शन का कोई खतरा दूर दूर तक नहीं होता। उसके बाद एक इसका जो मेन मकसद था रोबोटिक सर्जरी का, वो थी रिमोट सर्जरी। अगर एक सर्जन अमेरिका में बैठा है तो वो अमेरिका में बैठ के भी आपकी यहाँ रोबोटिक सर्जरी कर सकता है। हालांकि सिस्टम यहाँ अवेलेबल है, लेकिन अभी भी जो है ना, अमेरिका से बैठ के सर्जन ना सर्जरी नहीं करता। आपको उसकी क्या वजह लगती है? किसी को कोई आइडिया है? सर टाइम लैग होता है। नहीं, टाइम लैग इज नॉट एन इशू। सर कम्युनिकेशन। ट्रस्ट इश्यूज। अच्छा, ट्रस्ट इश्यूज नहीं होते, मैं भी उसकी वजह बताता हूँ। ये पाकिस्तान कंट्री है ना, यहाँ पे कभी कोई कुछ नहीं पता चलता कि क्या हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक जो डॉक्टर है, रिमोट सर्जरी होती है विद द हेल्प ऑफ स्टेबल इंटरनेट। अमेरिका में वो बैठा है, उसके पास तो सुपर स्टेबल इंटरनेट है, और पाकिस्तान का है, चलो उसने फास्ट फाइबर लगवाया हुआ है। किसी का क्या पता चलता है कि यहाँ एक रिमोट सर्जरी हो रही है और बाहर से जाते हुए कोई आपकी इंटरनेट की केबल काट जाए, तो व्हाट विल हैपन? किसी ने कभी इस बारे में सोचा है? नो सर, वो तो फिर कोई ना कोई उनका
बैक एंड पे हो गए कुछ ना कुछ, जब वो इस लेवल पे करेंगे तो। नहीं, सिंपली बता रहा हूँ ना, आपका एक ऑपरेट हो रहा है, रिमोट सर्जरी हो रही है, कोई जाते हो इंटरनेट की केबल काट जाए, या फिर कोई क्रिटिकल सर्जरी या ब्रेन सर्जरी हो रही है, तो इस टाइप के ना इश्यूज हैं पाकिस्तान में, जिसको पाकिस्तान ने करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो पॉलिटिशियंस है ना, ये इतना ज्यादा ना इन चीजों को सपोर्ट नहीं करते। उसकी मैं भी आपको वजह बताता हूँ। ये देखिए, स्टार लिंक एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जो वायरलेस इंटरनेट है, कि आपको वायर की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट रखना है और सैटेलाइट से इंटरनेट कम्युनिकेशन होती है। तो ऐसी जगह पे स्टार लिंक जैसे कनेक्शन यूज किए जाते हैं, और पाकिस्तान में स्टार लिंक बैन है। आई डोंट नो व्हाई दे आर बैनिंग। अब दुनिया बदल रही है, लेकिन पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो नहीं बदल रहे इन टर्म ऑफ इनोवेशंस। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिनको देखना पड़ेगा। अभी पहले हमारा जो एक एजेंडा था, जो डेमो सेशन में था, वो आप सब ने सुना था, कि जहां हम ये देख रहे थे कि क्या एआई जो रोबोट्स जो हैं सर्जन्स को रिप्लेस करेंगे। आपको क्या लगता है कि एआई जो है सर्जन्स को रिप्लेस करेगी? कि हमारे, हालांकि इसके ऊपर बड़ी वास्ट डिस्कशन हुई है, फिर भी मैं एज अ समरी पूछ रहा हूँ, किसी को क्या लगता है? Sir, I don't think a machine can ever replace humans, but it can assist them in many ways. Like assistance के लिए हम use कर सकते हैं, but अल्लाह ताला ने जो इंसान को दिमाग दिया है, that can never be created. ठीक हो गया। और एनीबडी एल्स जिसको कोई अंदाजा हो? सर ह्यूमन को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कोई ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज नहीं करेगा उसको रिप्लेस किया जाएगा। ठीक सर हो गया। डेफिनेटली रिप्लेस कर जाएंगे, क्योंकि जो है आगे रोबोट्स जो है एरर परसेंटेज बहुत कम बिल्कुल एग्जैक्टली। होती है इंसान के। ठीक हो गया, इसको हम आगे देखते हैं। अभी ना मैं आपको सिंपली बताऊं, ये तो डिस्कशन आज शुरू हो रही है पाकिस्तान में, लेकिन ये जो दुनिया में डिस्कशन थी ये बहुत सालों पहले से चल रही है। जापान इसका एक वर्ल्ड लीडर है जहाँ पे रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं। अभी मैं बताऊं, नेशनल हॉस्पिटल में जो सर्जरीज हो रही है ना, वहाँ पे अगर कोई बहुत बड़ा ऑपरेट हो रहा है, तो सर्जरी हुई है, तो वहाँ पे ये होता है कि 2-3 सर्जन रिक्वायर होते हैं, 2-3 असिस्टेंट होंगे, 2-3 आपके ओटी टेक्नीशियंस होंगे। तो अब वो जो मैन पावर थी वो रिड्यूस होके 1 सर्जन पे आ गई, और इवन 1 इंजीनियर पे आ गई है, कि आपका एक इंजीनियर हो, एक सर्जन हो। इंजीनियर बैकअप पे होता है कि कहीं रोबोट में कोई इश्यू आ जाए टेक्निकल, तो वहां बंदा होना चाहिए उसको ठीक करने के लिए। हालांकि इसके भी चांस बहुत कम होते हैं कोई रोबोट चलता चलता खराब हो जाए, लेकिन फिर भी होते हैं। और जो सर्जन होता है वो गाइडेंस के लिए अवेलेबल होता है, यानी कि वो रोबोट को गाइड कर रहा होता है कि आपने करना क्या है। लेकिन मैं भी बताऊं, दुनिया में जो अभी तक सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन मानी जाती थी ना, वो थी पहले हार्ट लंग मशीन। कि इसमें ये होता है कि जब आप बाईपास सर्जरी कर रहे होते हैं ना, तो आप अपना हार्ट और लंग्स की फंक्शनैलिटी है ना, तो हार्ट और लंग को कट ऑफ कर देते हैं, और पूरी बॉडी जो है ना उस मशीन पे शिफ्ट कर देते हैं। वही आपका हार्ट को पंप करेगी, और वही आपके लंग्स से रेस्पिरेशन करवाएगी। लेकिन अभी रिसेंटली जो एक कंपनी है ब्रेन ब्रिज, ऐसा काम जो ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं था, उसको पॉसिबल करने का एआई के जरिए किया जा रहा है। कि आपका पूरे का पूरा हेड ट्रांसप्लांट समझ लें या बॉडी ट्रांसप्लांट समझ लें, क्योंकि देखिए ना, आप किसी का हेड उतार के दूसरे बंदे को लगा रहे हो, तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स काम समझा जाता था कि हेड ट्रांसप्लांट इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन। बट ब्रेन ब्रिज इज अ कंपनी विच इज क्लेमिंग दैट वी हैव डेवलप्ड रोबोट्स विच कैन डू हेड ट्रांसप्लांट विद लिमिटेड एरर्स, के एरर फ्री होके हम ये काम करें और फास्टली। अब हेड ट्रांसप्लांट का मसला ये होता था कि जब आप हेड ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तो सिर्फ आपका हेड नहीं होता, आपकी नर्व्स होती हैं, आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिनको डैमेज नहीं करना। तो और सब ब्रेन बॉडी का सबसे क्रिटिकल पार्ट है, कि जिसको 2 या 3 मिनट आपकी ऑक्सीजन नहीं मिली, ब्लड सप्लाई नहीं मिली, तो पैरालिसिस के चांसेस हैं। यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो कंज्यूम करता है वो ब्रेन है। मैं आपको इसकी वीडियो दिखाता हूँ। जिन्होंने वो ली हुई है डेमो सेशन, उनको तो पता है आई एम टॉकिंग किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम माइंड ड्रिफ्ट कंपनी है। इन चीजों के बारे में ना आप थोड़ा अपडेट रहा करें कि आजकल हो क्या रहा है। आजकल टेक इस तरह बदल रही है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि टेक कहाँ से कहाँ चली गई है।
आई थिंक ये थी माइंड ब्रिज, नहीं ये नहीं है, मैंने गलत नाम देखा है, माइंड ब्रिज थी, सॉरी, माइंड ब्रिज। वेयर इट इज गॉन साइड, ब्रेन ब्रिज की सर ऑफिशियल हाँ वेबसाइट। सॉरी ब्रेन ब्रिज है, मैं माइंड ब्रिज लिख रहा हूँ, इसका नाम ब्रेन ब्रिज है। तो आज थोड़ा ना संडे है तो थोड़ा नेट थोड़ा लैग कर रहा है, लेकिन अभी ये देखें, ये कंपनी है ब्रेन ब्रिज, जिसने क्लेम किया है वी आर डूइंग हेड ट्रांसप्लांट सेफर फास्टर एंड रिलायबल, के हम हेड ट्रांसप्लांट सेफली और फास्टली और रिलायबल तरीके से करेंगे, और हमारा जो सिस्टम है वो एआई पावर्ड है। इवन आगे देखें, ये सिर्फ आपका हेड ट्रांसप्लांट करेंगे, आपका जो फेस है, फेस का भी ट्रांसप्लांट करेगी ये मशीन। मैं आपको इसकी वीडियो दिखाता हूँ अगर चल जाती है इजीली। थिंक आज इंटरनेट थोड़ा लैग कर रहा है। आपको आवाज तो मेरी सही आ रही है ना आज? Yes, sir. ठीक हो गया, अब आवाज में इशू ना आए और सब बेहतर रहेगा। चलो जब तक ये वीडियो चलती है ना, हम अगली स्लाइड को ना कवर करते हैं। ये तो वो काम था जो Introducing BrainBridge, the world's first revolutionary concept for a head transplant machine, which uses state-of-the-art robotics and artificial intelligence to conduct complete head and face transplantation procedures, ensuring smooth outcomes and faster recoveries. Because head transplants require high speed, precision, and efficiency, BrainBridge utilizes advanced high-speed, high-precision robotic systems to speed up the process, eliminate human error, prevent brain cell degradation, and ensure seamless compatibility. The head transplant procedure involves removing a person's entire head containing the brain from their current diseased body and attaching it to the body of a healthy, young, brain-dead donor. Head transplants could provide individuals with severe medical conditions such as terminal cancer, paralysis, spinal cord injuries, or neurodegenerative diseases the opportunity to have a fully functional body while preserving their consciousness, memories, and cognitive abilities. The neurons are the longest-lasting functional cells in the human body. And according to our estimates, the brain is capable of lasting several hundred years, provided that the rest of the body remains young. The BrainBridge concept involves the use of the integrated robotics platform comprised of the 2 autonomous surgical robots, designed to perform simultaneous surgeries on 2 bodies side by side within a single setup. The complete robotization of the process allows for the surgery to be performed in an environment with varying temperature and pressure. The procedure begins by preparing the donor and recipient bodies. The donor is a brain-dead patient who has a function. तो अभी कुछ अंदाजा हुआ है व्हाट इज गोइंग टू बी इन फ्यूचर? हेलो? Yes, sir. तो यस सर। ये दोनों जो रोबोट्स हैं ना ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब ये है कि इनको कोई चला नहीं रहा, ये पहले ही ट्रेंड है और ये खुद ऑपरेट कर रहे हैं। अभी ये देखें, मैंने आपको डेविंची के जो हैंड्स दिखाए थे ना कि आपकी जो प्राइस है वो हैंड्स के ऊपर करेगी। अब ये देखें इतने सारे हैंड्स हैं, तो अब आप इस वीडियो से अंदाजा लगा रहे हैं रोबोट कितनी फास्टली होगा, यानी कि लॉस ऑफ ब्लड कितना कम होगा और इन्फेक्शन के चांसेस कितने कम होंगे और कितनी कम देर में आपकी सर्जरी होगी, मिनिमम टाइम में। तो ये मामलात हैं जिनको देखना चाहिए, और आप ना कोशिश किया करें अप टू डेट रहें रिगार्डिंग एआई। आजकल एआई ऐसे हो रही है कि आज एक एप्लीकेशन होगी, नेक्स्ट दिन कोई और एप्लीकेशन आई होगी। तो अभी ये रिसेंटली है 30 जून को चाइना ने एक चीज क्लेम की, आप इसको पढ़ें फिर इसके ऊपर बात करते हैं।
आप लोग सब लोग पढ़े इसे। पढ़ लिया आप लोगों ने किसी ने? Yes, sir. ये Yes, sir. कोई बंदा एक्सप्लेन करेगा कि ये किस चीज के बारे में है? सर एआई बेस्ड उनका हॉस्पिटल बनाया उन्होंने, उसके अंदर उनके जो है इस लेवल पे इतने ज्यादा वो पेशेंट्स को एआई मॉनिटर डॉक्टर्स ही मैनेज कर सकते हैं, अदरवाइज जो वर्चुअल या फिजिकल डॉक्टर्स हैं वो मैनेज नहीं कर सकते। और वो जो आई थिंक एमएलए की बात कर रहे हैं, ये जो यूएससी का एग्जाम होता है उसको 93% स्कोर किया है, अदरवाइज इतनी एक्यूरेसी आम जो फिजिकल डॉक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको ना सिंपली बताऊं, मैं भी आपको बताया था, ये तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले का ये कॉन्सेप्ट है, ब्रेन ब्रिज वालों ने किया है कि हमने ये बना दिया है। तो साथ ही 2-3 हफ्तों के बाद चाइना में है तशिंगवा यूनिवर्सिटी, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। अगर आपको किसी को पता हो ना यूनिवर्सिटीज के बारे में, तो तशिंगवा इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड है। तो उन्होंने किया है कि उन्होंने एआई पावर्ड एक हॉस्पिटल बनाया जिसमें 14 एआई उनके पास डॉक्टर थे, 14 एआई डॉक्टर्स, और जो 3000 पेशेंट्स पर डे कर सकते हैं जो है पेशेंट्स को डील। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि इन फ्यू डेज द फिजिशियन द वर्चुअल हॉस्पिटल कैन अटेंड अप टू 10,000 पेशेंट। के अभी अगले ही कुछ दिनों में हमारा ये जो हॉस्पिटल है ये 10,000 पेशेंट्स को डील कर सकेगा, जो कि एक इंसानी डॉक्टर्स के लिए इन्हीं 10,000 करने के लिए आपको 2 साल लगेंगे। जो काम कुछ दिनों में एआई कर सकती है, उसी काम को अगर इंसान करें तो उसको तकरीबन 2 साल लगेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये क्लेम किया कि ये डॉक्टर ऐसे नहीं है कि इधर उधर के ही बंदे हैं। उन्होंने उसका जो है उनसे पहले हॉस्पिटल इनॉग्रेट करने से पहले उन्होंने उनसे यूएस एमएलए करवाया, यानी कि यूएस मेडिकल लाइसेंस एग्जाम, जो कि हमारे पाकिस्तानी डॉक्टरों को कई साल लग जाते हैं क्लियर करने में। तो उनमें उन्होंने एक्यूरेसी 93.06% अचीव की है। ये तो सिर्फ अभी शुरू हुआ है, जहाँ पे सिर्फ अभी 14 एआई डॉक्टर्स हैं। अगर यही एआई डॉक्टर्स की परसेंटेज बढ़ा दी जाए और थोड़ी बहुत ह्यूमन असिस्टेंस भी आ जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा। तो अभी ये देख लें, अभी मैं आपसे पूछता हूँ, कोई मेडिकल का स्टूडेंट है तो वो बताएं, यूएस मेडिकल लाइसेंस एग्जाम इजी होता है? नो सर। तो पाकिस्तानी इतने के करीब जाते हैं परसेंटेज? सर इसके लिए ऑलमोस्ट कोई 7 से 8 लाख लग 7 to 8 years लग जाते हैं क्लियर करने में सिर्फ इस कम्प्लीटली। टेस्ट को क्लियर करने में? इसके पार्ट 1 होता है पहले, उसके लिए 100 साल चाहिए होते हैं, फिर पार्ट 2 होता है उसके लिए, फिर आगे मतलब इसका कंप्लीट मिनिमम 4 to 5 years तो हैं। तो अब ये देखें कि इंसान और एआई कहाँ पे जा रही है, ये आमने सामने है, बस आपस में इनका क्लैश होना है। तो अभी तो ये मैंने आपको रिसेंट न्यूज़ दी है ना, 30 ऑफ जून को ये हुई है रिलीज। अभी मुझे नहीं पता 1 या 1.5 साल के बाद क्या चीज़ बाहर आएगी निकल के, ना हम इमेजिन कर सकते हैं। हमें तो अब सरप्राइज मिलेंगे। यही न्यूज़ है जो आपके पाकिस्तानी उन्होंने की है। इवन मैं आपको बताऊं, ये हिट लिस्ट पे है ये न्यूज़, मैं भी आपको दिखाता हूँ। दुनिया का हर इंसान इसके ऊपर बात कर रहा है, ये क्या हो रहा है। एआई फर्स्ट एआई हॉस्पिटल, ये दुनिया का पहला ही एआई हॉस्पिटल है। अब ये दुनिया है, इसके बाद ये इंटरनेशनल न्यूज़ है। आप देखेंगे हर एक न्यूज़ एजेंसी के ऊपर सिर्फ एक ही न्यूज़ है, ये वाली, विद 14 डॉक्टर्स। तो समझ जाएं कि मामलात किस साइड पे जा रहे हैं। उसके बाद हमने डिस्कशन की थी कि अब हम एआई को यूज़ करते हैं तो एआई गूगल मैप्स में यूज़ हो रही है। जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से येल यूनिवर्सिटी तक जाना है तो यहाँ आने के इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं, लेकिन गूगल मैप्स हमें विद इन सेकेंड्स जो है हमें शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करके दे सकता है। अभी मैं आप में से एक बंदे को ना टास्क देता हूँ,
कि आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से येल यूनिवर्सिटी तक जाना है, आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आपको कितना टाइम लग जाएगा? एक इंसान को कितना टाइम लगेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने में? हेलो, 1 डे तो लग ही जाएगा सिर्फ 1 डे? इधर उधर से पूछने सर में। महीने लग जाएंगे। सर मंथ्स लगेंगे। सर बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं, वो इन केस पूछने में, कलेक्ट करने में, डाटा कलेक्ट करने में। मैं अभी सिंपली बताऊं, ये देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब वॉइस ओपन होगी ना, एआई चीज़ ही ऐसी है कि जहाँ पे ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्टेटमेंट्स आएंगी, क्योंकि जब भी कोई नई फील्ड आती है ना, तो वहाँ पे हर बंदे की राय चेंज होती है। तो मैं इसमें समझता हूँ सालों साल लग जाएंगे, इवन मोर देन 100 ईयर्स भी लग सकते हैं, क्योंकि एक चीज ऐसी है जिसको फाइंड करने में इनफाइनाइट वेज है यहाँ आने के। तो एक इंसान है जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई टेक नहीं है, तो अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करता है तो उसको सालों के साल लग जाएंगे। लेकिन एआई उसी काम को विद इन सेकेंड्स करता है। जस्ट आप करते हो कि मैंने यहाँ से यहाँ तक जाना है, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड होके मिल जाता है। एक ये है। उसके बाद टेस्ला है कि ऑटोनमस ड्राइविंग कार्स आ रही हैं, इसका अंदाजा है सबको? यस सर। और कोई है यस जिसको सर। सेल्फ ड्राइविंग कार्स या वेमो वगैरह का नाम बताओ कि जो सेल्फ ड्राइविंग टैक्सीज चल रही हैं वर्ल्ड में? अभी मैं बताऊं, एक ना यूएस के अंदर ना वेमो आई है कंपनी, काफ़ी कंट्रीज में, इवन साउथ कोरिया में भी है। जिस तरह हमारे पास यहाँ क्रीम, बाइकिया या फिर इन ड्राइव है कि हम एक राइड बुक करते हैं और ड्राइवर हमारे पास आता है और हमें अपनी लोकेशन पे छोड़ के वो चला जाता है ड्राइवर। इसी तरह ना यूएस के अंदर है कि आप ऐप से करेंगे बुकिंग, आपके पास कोई ड्राइवर नहीं है, सिर्फ टैक्सीज हैं जो रोड पे चल रही हैं। तो वेमो आएगी, गाड़ी आएगी आपके पास, उसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं है, आप उसमें बैठेंगे, वो आपको छोड़ेगी आपके मकाम पे, खुद ब खुद चली जाएगी, नेक्स्ट राइड ले लेगी ऐप से। ह्यूमन इंटरवेंशन जीरो, पूरा दिन वो विदाउट ह्यूमन चलेगी। तो शायद मैंने इसकी वीडियो भी दिखाई थी, जिन्होंने नहीं देखी ना उनके लिए मैं कोशिश करता हूँ, अगर चल जाती है तो वेमो। कोई शॉर्ट हो तो वो चलाते हैं। देखते हैं। Help secure your website with GoDaddy. Encrypt your website's data with an SSL certificate and show. Today on Forbes, a robotaxi business is a dream for Elon Musk, but already a reality for Waymo. अब मैं इवन देख रहा था अभी जो वो है मर्सिडीज है, उनकी मैं गाड़ी देख रहा था, सेल्फ ड्राइविंग कार थी, वो 201 किलोमीटर पर आवर के ऊपर सेल्फ ड्राइविंग मोड पे चल रही थी। 201 किलोमीटर पर आवर के ऊपर सेल्फ ड्राइविंग पे चल रही थी। अब आप अंदाजा लगाएं कि कितना एक्यूरेट हो गया है। अब गाड़ी में ड्राइवर नहीं है तो जाहिर बात है गाड़ी देख रही है कि सामने क्या चीज है, तो इवन वो इंसान से भी बेहतर देख रही है। और इवन आप देखेंगे ह्यूमन एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स के एक्सीडेंट है वो गिने चुने हैं। तो आपको क्या लगता है कि सेल्फ ड्राइविंग कार इन फ्यूचर, जब ये थोड़े साल हो गुजर जाएंगे, आपको क्या लगता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स या वेमोज वगैरह के एक्सीडेंट्स ज्यादा होंगे या ह्यूमन एक्सीडेंट्स ज्यादा होंगे, यानी कि ह्यूमन ड्राइवर्स के एक्सीडेंट? किसी को क्या लगता है? सर ह्यूमन एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे डेफिनेटली। ठीक है, इसका मतलब है एक तो ये है ना कि ह्यूमन में नेग्लिजेंस का फैक्टर आ जाता है, कि ह्यूमन जो है ना नेग्लिजेंस कर जाता है, वो एआई वाले सिस्टम में नहीं है नेग्लिजेंस वाला फैक्टर, स्लीप वाला फैक्टर नहीं है, एआई बीमार नहीं होगी चलते चलते। अभी मैं देख रहा था लास्ट टाइम वीडियो थी कि फैसल मोर का ड्राइवर जो था मोटर वे पे 100 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चल रही थी और उसको हार्ट अटैक आया और वहीं पे वो डेड हो गया। वो तो अच्छी बात थी कि एक पीछे जो पैसेंजर था उसने देखा और उसको थोड़ी गाड़ी चलानी आती थी और उसने गाड़ी सेफली
रोकी है, नहीं तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाना था फैसल मोर की भी तारीख में। शायद आप में से किसी ने वो वीडियो देखी हो, देखी है? नो सर। अच्छा ठीक है, आप देखिएगा, ये चीजें हैं इस तरह की ना। उसके बाद चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, मेटा एआई है, मुझे नहीं लगता कि इसको कोई यूज ना करता हो। कोई है हमारी मीटिंग में से जो बंदा कहे कि मैंने आज तक चैट जीपीटी इस्तेमाल नहीं की? कोई खुश नसीब आदमी हो जो कहता हो कि मैंने नहीं की? कोई भी नहीं है ऐसा खुश नसीब जिसने चैट जीपीटी इस्तेमाल नहीं की। तो लेट्स सी, ये तो अच्छी बात है, चैट जीपीटी इतनी आगे चली गई है। अब मसला क्या है कि इससे मैं ना पहले था ये, अभी जो मैंने रिसेंट न्यूज़ पढ़ी है ना, इससे पहले मैं बिलीव करता था कि एआई विल नॉट रिप्लेस ह्यूमन, बट ह्यूमंस विद एआई विल रिप्लेस ह्यूमंस विदाउट एआई। कि जो एआई है वो इंसानों को नहीं करेगी रिप्लेस, लेकिन उन इंसानों को रिप्लेस कर देगी जो एआई को इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अब जैसे ऑटोनमस रोबोटिक सिस्टम्स आ रहे हैं, पूरे के पूरे हॉस्पिटल के अंदर ह्यूमन लेस है, ह्यूमन है ही नहीं, तो इससे अब मुझे भी थोड़ा जो है ना डर लगना शुरू हो गया है कि एआई करेगी क्या इन फ्यूचर। वेमो आई है, उसने ड्राइवर्स को रिप्लेस कर दिया है। चैट जीपीटी आई है, कंटेंट राइटर्स का बंद हो गया है। मेटा एआई है, ग्राफिक डिजाइनर्स को बड़ा फर्क पड़ गया है। तो ये चीजें हैं, अभी नहीं पता कि एआई करेगी क्या इन फ्यूचर। तो ये मैं 2-3 स्लाइड्स हैं, इनको ना मैं थोड़ा मिस करवा रहा हूँ, ये आपके लिए हैं कि इन्होंने ना कंपेयर किया है ऐसे डॉक्टर्स जिनको एआई टूल यूज नहीं करना आता और ऐसे डॉक्टर जिनको यूज करना आता है, और उसके कुछ रिजल्ट्स हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं स्लाइड आपको शेयर कर दूंगा। अगर हमने इनको भी अभी दोबारा कवर किया तो ना बहुत टाइम लग जाएगा। ये पेपर्स हैं कुछ जिनको मैं साइट कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी चलो, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन रेज हेयर। फिर हम आगे ना थोड़ा अब एकेडेमिया की तरफ चलते हैं। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? नो सर। नो सर। किसी का नहीं है क्वेश्चन? चलो सर, एआई जो हॉस्पिटल्स हैं उनको अगर हमें स्टार्ट करना है, उसके लिए भी ह्यूमंस की नीड तो शुरू में पड़ेगी, देन वो ह्यूमंस को रिप्लेस करेगा। मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं। अगर एआई हॉस्पिटल स्टार्ट करना है तो उसके बाद क्या करना है? लाइक अगर कोई हॉस्पिटल, हम एआई हॉस्पिटल है जैसे, उसको हमें स्टार्ट करना है, उसको स्टार्ट करने के लिए ह्यूमंस की नीड है। मैं आपको ना एक सिंपली बात बताता हूँ। मैं जिस चीज़ में बिलीव करता हूँ ना, जहाँ पे मशीन्स आ जाती है ना, मशीन, वहाँ पे जो आपके फाइनेंशियल अखराजात हैं वो कम हो जाते हैं और नेग्लिजेंस के फैक्टर्स ख़त्म हो जाएंगे। मैं आज आपको गारंटी कर रहा हूँ, अगर एआई हॉस्पिटल चलाएगी ना इन फ्यूचर, तो नंबर ऑफ डेथ्स और जो गलतियाँ होती है ना डॉक्टर से, क्योंकि डॉक्टर्स भी इंसान है और इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन एआई के केस में ये नहीं होगा। और दूसरी बात, एआई के जो हॉस्पिटल्स होंगे वो ज़्यादा फिजिबल होंगे, क्योंकि आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपके रिपोर्ट्स आ गए हैं, 14 रिपोर्ट्स आ गए हैं, 14 रिपोर्ट्स अगर 10,000 पेशेंट्स को देख सकते हैं, तो कुछ तो जो बिजनेसमैन हैं वो टेक की तरफ जाएंगे रिगार्डलेस ऑफ गोइंग फॉर ह्यूमंस। और फिर एक ये होता है कि अभी मैंने ना डेमो सेशन में एक एग्जांपल दी थी। रोबोट ऑलरेडी ट्रेंड है, उसको 2 दिन लगेंगे ट्रेनिंग में, वो पूरा 10 साल के डाटा पे ट्रेन हो जाएगा। अगर एक इंसान को हमने एक कंसल्टेंट सर्जन बनाना है, एक कंसल्टेंट सर्जन, तो मुझे हसन बताएगा कितना टाइम लगता है, कि क्योंकि उनका मेडिकल का बैकग्राउंड है, कि एक अच्छा सर्जन बनने में कितना टाइम लगता है। सर सिंपल एमबीबीएस 5 इयर्स के बाद हो जो कि 1 ईयर है, उसके बाद 5 to 6 ईयर की कंसल्टेंसी है, वो रेजिडेंसी है, फिर कंसल्टेंट बनता है, और फिर भी वो भी मतलब इससे इतना जो है नहीं होता, उसके लिए फिर नेक्स्ट 5-6 इयर्स एक्सपीरियंस के बाद उसको कह सकते हैं कि नाउ ही वो सीनियर सर्जन बनता है। जी। तो अभी ये
देखें कि एक ह्यूमन को ट्रेन करने में इतना टाइम लग रहा है और उसके बाद भी उसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकते कि 100% राइट है। तो अगर रोबोट 90% भी करेक्ट हो ना और वो 2 दिन के अंदर ट्रेन हो जाए तो आई डोंट थिंक सो कि, और फिर उसके ऊपर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कंसल्टेंट होगा, कंसल्टेंट की सैलरी भी होगी, कंसल्टेंट की 1 साल की सैलरी में आपका एक रोबोट आ जाएगा। तो ये चीजें हैं जो इन फ्यूचर देखी जाएंगी। तो हाँ, बात हम यही कह सकते हैं कि जिस बंदे को रोबोट्स वगैरह या मॉडर्न मशीन्स वगैरह यूज करनी आती होंगी वो स्टैंड आउट कर जाएगा फ्रॉम पीपल हु कैन नॉट इवन नाउ। अभी मैंने कई डॉक्टर्स देखे हैं जिन्हें कंप्यूटर भी इस्तेमाल नहीं करना आता, काफी डॉक्टर्स मैंने देखे हैं, उन्हें ये कॉन्सेप्ट सर वो टेक का बैकग्राउंड नहीं होता तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है उनके लिए। तो मैं वही बता रहा हूँ ना, लेकिन उनके लिए मसला बनेगा। अब रोबोटिक सर्जरी चलो करनी तो डॉक्टर नहीं है ना, मैं अगर एक इंजीनियर हूँ तो मैं इंसान को तो नहीं ना ओपन करूंगा, ओपन तो डॉक्टर ही करवाएगा, लेकिन उसको टेक नहीं आती तो उसके लिए मसला बनेगा इन फ्यूचर। सिंपली बात ये है, तो टेक की तरफ थोड़ा उसे भी आना पड़ेगा। अब हम आगे चलें सर। जी जी। मेरा सवाल ये है कि अगर एक डॉक्टर चाहे कि वो डॉक्टर तो है लेकिन डॉक्टर विद एआई बन जाए तो इसके लिए क्या सीखना है और कहाँ से स्टार्ट लेना है? अभी ना मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, सिंपल सी बात है, मुझसे रिसेंटली भी एक ना स्टूडेंट पूछा था, मुझे कह रहा था कि यार मैंने जो है ना ये एआई विद हेल्थ केयर के रिलेटेड ना कोई डिग्रीज वगैरह का मुझे प्लान बनाए। पाकिस्तान में ऐसी कोई डिग्री वगैरह तो अभी नहीं है और ना इवन प्रॉपरली उसके लिए एक तो मैंने डिग्रीज देखी थी यूके में और उनकी फीस यूँ समझिए करोड़ों में है सिर्फ मास्टर्स के लिए। इसका अच्छा सबसे बड़ा बेनिफिट है, अभी मैं आपको ना सिंपली मैं जिस चीज पे बिलीव करता हूँ, अभी ये दौर है ना, इट्स अ इरा ऑफ ओपन नॉलेज। अभी आपको कहीं यूनिवर्सिटी में जाके कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव योर पीसी और योर मोबाइल और आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट है तो यू कैन एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। तो आपको डिग्री या यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ अगर आप में इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी है तो सीख लें, कोई इशू वाली बात नहीं है। हाँ, आपने डिग्रीज देखनी है तो मैं आज ना एक लिंक शेयर करूंगा, यानी कि एक लिंक है जिसमें ना यूके और यूएस वगैरह में जितनी भी डिग्रीज है ना, आप डिग्री सर्च करेंगे आपकी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आ जाएगी कहाँ पे ये हो रही है और कितनी उसकी फीस है। शायद अगर मेरे पास ये डायरेक्टली आती है तो मैं देख के बताता हूँ। सर्च हिस्ट्री में मेरे होगी वो, तो मैं ना आपको शेयर कर दूंगा उसका लिंक, क्योंकि वो मेरे पास था ऑलरेडी, पहले मैंने उसको सेव भी कहीं किया था, शायद अब मुझसे जो है वो मूव आउट हो गया कहीं पे। तो इसको फिर हम बाद में देखते हैं, इसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब आगे चलें हम। ओके, यस, ठीक हो गया। अब थोड़ा ना एकेडेमिया की तरफ आएंगे और जब ये टाइम खत्म होगा ना तो प्लीज जल्दी ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि आज हमारा ना टाइम काफी ज्यादा लगेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज एआई, व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड व्हाट इज डीप लर्निंग। एआई के बारे में उन्होंने बता दिया स्टूडेंट्स ने कि एआई जो एक फील्ड थी वो बनाई इसलिए गई थी कि हमने किसी भी मशीन को इंसान की तरह सोचने की सलाहियत देनी है। इट्स द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ एआई। अब कोई मुझे ये बता सकता है कि मशीन लर्निंग क्या है, किस चीज के रिलेटेड है, सिंपल वर्ड्स में? Learn from experiences, data. जी, या फिर कोई ये बता दे कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में थोड़ा सा कोई डिफरेंस हो। मशीन लर्निंग को हम इनपुट देंगे, उस रेफरेंस से आउटपुट ले लेंगे। डीप लर्निंग के अंदर उसे बार बार आई थिंक उससे एक्सप्लोर करेंगे एक सर्टेन डाटा के ऊपर जिसके उसको ट्रेन होगा, वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम होगा। ठीक हो गया, मैं ना अभी थोड़ा सिंपली बताता हूँ। ब्लैक बॉक्स का पता है ब्लैक बॉक्स क्या होता है? नो। जी सर। जी जी। ब्लैक बॉक्स जिसपे जो है इंसान हमें बिल्कुल क्लियर ना हो,
जी बिल्कुल। कंप्यूटेशन वगैरह? अभी ना सिंपली मैं आपको बताऊं, डीप लर्निंग ना न्यू टेक्निक है, यानी कि नई साइंस है, तो पुरानी नहीं है। लेकिन डीप लर्निंग हमारे लिए बिल्कुल न्यू है। ये ना अभी मैं आपको सिंपली बताऊं, इट्स लाइक अ ब्लैक बॉक्स। अभी कई मॉडल्स हैं जिनकी 1 लाख प्लस साइटेशंस हो गई हैं गूगल स्कॉलर पे, एक पेपर की 1 लाख प्लस साइटेशन, और उसका अभी बिहाइंड द सीन मैथमेटिक्स किसी को नहीं पता। अभी हम चलते हैं मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी डोमेन है, इसकी फिर सब डोमेन्स हैं। पहली मशीन लर्निंग है जिसपे शुरू में काम शुरू हुआ था। अब मशीन लर्निंग में ना ये थोड़ी ना ज्यादा एक्सप्लोर्ड है मशीन लर्निंग। इसके अंदर ना थोड़ी स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी आ जाती है, यानी कि इसमें थोड़ी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। इसको बनाने का मकसद सिर्फ एक था कि हमने जो कंडीशंस लिखते थे ना पहले, इफ एल्स की जो कंडीशंस ह्यूमन खुद डिफाइन करते थे, वो कम हो जाए। यानी कि अगर मैं एक कहूँ ना कि मैं एक मशीन की कंडीशंस लिख रहा हूँ, तो 110% अगर मैं इनफाइनाइट कंडीशंस भी लिख लूँ ना, तब भी कोई एक न्यू कंडीशन एग्जिस्ट करती होगी। अभी नहीं समझ आ रही, कोई इशू नहीं है, लेकिन सिंपली बता रहा हूँ मशीन लर्निंग में थोड़ी स्टैट्स इन्वॉल्व है, थोड़ी सी आपकी प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स लग जाते हैं। तो ये लिटिल बिट एक्सप्लोर्ड कॉन्सेप्ट्स है, यानी कि इसमें अगर आपने कोई आउटपुट प्रिडिक्ट करनी है तो आप उसको मैथमेटिक्स से भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी आउटपुट क्या होगी। लेकिन जो डीप लर्निंग है, अगर आप कंप्यूटर विजन या CNN की तरफ चले जाते हैं, तो इट्स लाइक अ ब्लैक बॉक्स। हमें सामने से अंदाजा है कि ये चीज क्या है, लेकिन जब हम अंदर जाएंगे तो नहीं पता चलेगा कि ये एल्गोरिदम वर्क क्यों कर रहा है। मैंने कल भी आपको कहा था अभी AI के अंदर कोई फंडामेंटल लॉज नहीं है। जैसे फिजिक्स है ना, उसमें यूनिवर्सल लॉज हैं, जैसे न्यूटन का लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ये जो है यूनिवर्सल लॉज हैं जो चेंज नहीं हो सकते। लेकिन डीप लर्निंग में भी कुछ ऐसा नहीं है। मैंने एक एल्गोरिदम बनाया, वो अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है, चाहे बिहाइंड द सीन एल्गोरिदम कितना ही फारी क्यों ना हो, अगर वो अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है तो वो उस टाइम के लिए हिट हो जाएगा। कल किसी और ने कुछ और बना दिया है तो वो हो जाएगा हिट। तो डीप लर्निंग इज सम सॉर्ट ऑफ ब्लैक बॉक्स। यहाँ आपको ब्लैक बॉक्स की तरह है। आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स तो फिर भी एक्सप्लोर्ड है, यानी कि जहाँ पे न्यूरॉन्स वगैरह के कॉन्सेप्ट शुरू हो जाते हैं ना, आर्टिफिशियल न्यूरॉन, इसकी सबसे बड़ी निशानी है कि जहाँ न्यूरल नेटवर्क शुरू हो जाए या आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स शुरू हो जाए, वहाँ पे डीप लर्निंग शुरू हो जाती है। और जहाँ पे प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आ जाए, वहाँ पे मशीन लर्निंग होती है। और जहाँ पे CNNs का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है, यानी कि कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स, वहाँ से कंप्यूटर विजन स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्लियर है ये स्लाइड? इट्स अ बिट ट्रिकी लेकिन अच्छी है। विजिबल नहीं है, स्लाइड विजिबल नहीं है, मेरे पास तो विजिबल नहीं है, पता नहीं है। सबके पास विजिबल नहीं है? नहीं, विजिबल है। आप ना यूं करें कि आप दोबारा जो है ना वो कर लें, रीज्वाइन कर लें। ओके सर, ये जो आप ब्लैक बॉक्स का बता रहे थे, तो मशीन लर्निंग ब्लैक बॉक्स नहीं, वो वाइट बॉक्स है क्या? हाँ, मशीन लर्निंग बिट वाइट बॉक्स है कि इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स है ना वो एक्सप्लोर्ड है। फॉर एग्जांपल मैं भी आपको बताता हूँ, ये मैंने एक बुक खोली हुई है, मेरे पास बुक है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, और मैं इवन आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को फॉलो करें। इवन यहाँ पे नहीं है वो बुक, ये बुक है एक। अभी ये देखें, मशीन लर्निंग का जो एक एल्गोरिदम है ना, आज हम ना बाय द वे इसका फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। आज के दिन हम पहला चैप्टर इस बुक का कवर कर लेंगे। अभी देखें ना, फंडामेंटल्स ऑफ मशीन लर्निंग है। यहाँ पे मैं पहला जाता हूँ जैसा कि क्लासिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पे अलॉट ऑफ मैथमेटिक्स आपके लिए अवेलेबल है। जैसे आप लीनियर रिग्रेशन में जा रहे हैं, तो लीनियर रिग्रेशन किस चीज पे बेस करता है, किसी को पता है? मैथ्स में उसकी बेसिक क्या है? लीनियर इक्वेशन, mx plus y is equal to mx plus c, एग्जैक्टली।
तो वो थोड़ी ना बिट ऑफ एक्सप्लोर्ड है। हम जब इसका अगले अगले वीक में ना हम इसकी मैथमेटिक्स भी देखेंगे, और इवन मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपने कोई मॉडल ट्रेन नहीं किया तो आप प्रिडिक्ट करके मुझे वैल्यू बता देंगे कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है मॉडल से। डीप लर्निंग में ये चीज नहीं है। अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जा रहे हैं तो आप प्रोबेबिलिटी मेजर कर रहे होते हैं। प्रोबेबिलिटी का पता है आपको? आप में से किसी ने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी के बारे में? प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जी सर। तो मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स वहाँ प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल होती है आपकी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। आप डिसीजन ट्री की तरफ जा रहे हैं तो वहां पे भी आपका ट्री डिवेलप हो रहा होता है, और आप इवन उस ट्री को जो है आप प्रिंट भी कर सकते हैं उसकी पिक्चर। उसके अलावा अगर आप रैंडम फॉरेस्ट की तरफ जा रही हैं तो रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल ट्रीज होते हैं और उसके बाद आप वोटिंग करवा रहे होते हैं डिफरेंट ट्रीज की। तो यहाँ चीजें बिट क्लियर है कि ये किसके ऊपर काम कर रहा है। लेकिन जो हमारे डीप लर्निंग के एल्गोरिदम है वहां पे चीजें क्लियर नहीं है। अगर मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, अगर मेरे पास रेजनेट का एक है, अगर वो डाउनलोड हो जाता है, रुकिएगा, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता उस पेपर का, लेकिन मैं उसको बड़ा ही बड़ा जो है समझ लें कि बहुत एक अहम पेपर है आज के दौर में। रेजनेट रेजिड्यूअल कन्वोल्यूशन नेटवर्क्स के ऊपर एक पेपर है। रेजनेट, शायद मैंने इसके ऊपर पहले किया हो। अभी ये बताएं कि आपने मैक्सिमम एक पेपर की कितनी साइटेशंस देखी हैं? किसी ने? हेलो? सर 100 में होती हैं। 100 में होती है ना। ये एक पेपर है 2016 में रिलीज हुआ है। इसकी साइटेशंस कितनी है? सिर्फ गूगल स्कॉलर की बात कर रहा हूँ मैं साइटेशंस की। कितनी साइटेशंस हैं? कोई मुझे ये नंबर बता सकता है गिन के? सर नेट इशू हो रहा है आपकी तरफ या मेरी तरफ? हेलो, आवाज आ रही है मेरी क्लियरली? Sir, please can you explain what mean अब by आइए। excitation? What you were saying? हाँ, इसको करेंगे। जब आप रिसर्च की तरफ आएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा साइटेशन क्या होती है, पेपर्स क्या होते हैं, हम रिसर्च आर्टिकल क्यों लिखते हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ किसी को साइटेशंस का जिनको आइडिया है वो बता सकते हैं कि इस नंबर की कितनी इंपॉर्टेंस है? सर इस नंबर का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है इसको पेपर के तौर पे। ये पेपर नंबर 2,25,351 पेपर्स के अंदर साइट हो चुका है, और मैंने कोई पेपर इतने 4-5 सालों में इतना ज्यादा साइटेड पेपर आज तक नहीं देखा। तो अब आप इसकी रिसर्च का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट पेपर है इन टू मॉडर्न इराज। यानी कि इस पेपर में कॉन्सेप्ट था कि जो है ना आप डीप मॉडल कैसे बना सकते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक पेपर था जिसके अंदर था कि डीपर इज वर्स, कि जितना आप जो है डीप जाएंगे उतना ज्यादा आप परेशान हो जाएंगे, आपका मॉडल उतना कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन उसने इसके लिए एक नई टेक्निक लाया था ये पेपर, इसको हम स्टडी करेंगे इस पेपर को। तो उसके बाद फिर देखेंगे इसका मतलब क्या है इस पेपर का। ये एक छोटा सा पेपर है, इवन आपको ऐसे लगे कि यार ये तो बच्चों वाला पेपर है, लेकिन अभी तक इसकी मैथमेटिक्स किसी को नहीं पता, इसके बिहाइंड द सीन की जो मैथ्स है उसका अंदाजा किसी को नहीं है। ये एक पेपर है 9 पेजेस का, और ये 2,25,000 बार साइट हो चुका है, यानी कि 2,25,000 पेपर्स के अंदर इसको साइट किया गया है। तो आई थिंक आपको अंदाजा हो गया व्हाट इज ब्लैक बॉक्स एंड सच टाइप ऑफ थिंग्स।
चलो मैं न्यू लिंक भेज रहा हूँ, आपने उसी से ज्वाइन करना है और विद मोर स्पीड करना है, ज्यादा स्पीड से कीजिएगा ज्वाइन, ताकि हम ना आगे चलें। ठीक है, जल्दी से आइएगा आप लोग ना, मैं वेट कर रहा हूँ आपका वहाँ। कोई रहता है जो काफी स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर रहे क्लास, ज्वाइन ही नहीं कर रहे काफी लोग। Weird. एक्सक्यूज मी सर, आप ये वाला लेक्चर प्लीज रिकॉर्ड करके सेंड कर देंगे। ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। सर एक्चुअली आई हैव टू लीव, सो ठीक है, आई थिंक ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने रिकॉर्डिंग लगाई है। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, नो इशू। ठीक है, स्टार्ट करें अब सब? यस सर। ठीक हो गया, यहाँ तक तो किसी को कोई इशू नहीं है ना? नो सर। ठीक हो गया। चलो ठीक हो गया, यहाँ तक हम क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद अभी मुझे आप लोग बताएंगे कि अगर हम मॉडल ट्रेन करते हैं कोई, या अभी हसन ना एक डॉक्टर है, या यहाँ पे जो भी लड़का डॉक्टर है, कोई बता सकता है कि अगर कोई मरीज आया, आपने उसको डायग्नोस करना है, तो आप क्या देख के डायग्नोसिस करते हैं पेशेंट को? हेलो सर, साइंस और सिम्टम्स देखेंगे पहले तो, फिर उसकी जो इन्वेस्टिगेशन, जो उसके अंदर रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो चेक करेंगे। जी, और क्या हो सकता है? आई थिंक इन्हीं बेसिस पे होता है। ठीक हो गया। कभी भी कहीं पे भी ना कोई पेशेंट आता है ना, जब कोई भी पेशेंट आता है, उसकी जो मेन चीज़ होती है ना, हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, उसमें 3 चीज़ें हो रही होती हैं। अगर कोई पेशेंट आया, सबसे पहले उसकी डायग्नोसिस होती है। डायग्नोसिस में ये होता है कि पहले तशखीस की जाती है कि उसको बीमारी क्या है या उसको मसला क्या है। जब तशखीस हो जाती है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि उसको मेडिसिन दे सकते हैं, उसके बाद उसका सर्जरी हो जाएगी, वो भी ट्रीटमेंट में। अगर रिहैब हो रहा है तो वो भी उसी के अंदर है। तो आई थिंक रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे एग्जैक्टली अभी अंदाज़ा नहीं है, ये कल ही पता चलेगा कि रिकॉर्डिंग हुई है या नहीं। मैंने लगाई तो थी, शुरू की थी,
तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर जो रखा हुआ है उसमें नजर नहीं आता कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। फिर भी आई थिंक सो रिकॉर्डिंग हो रही है, आई थिंक सो, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट। एक डायग्नोसिस होती है, ट्रीटमेंट होती है, फिर एक होता है प्रोग्नोसिस। जिन्होंने डेमो सेशन लिया उनमें से एक बंदा बताए व्हाट इज प्रोग्नोसिस, एक्चुअली प्रोग्नोसिस क्या है। किसी को याद नहीं है प्रोग्नोसिस क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन नहीं, एक होती है डायग्नोसिस, एक होता है ट्रीटमेंट। जो हॉस्पिटल में तीन चीजें होती हैं, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस। डायग्नोसिस तो होगी तशखीस करना, ट्रीटमेंट हो गया कि आप उसका इलाज करें, इन्फॉर्म हो, आप मेडिसिन दे सकते हैं, आप सर्जरी कर सकते हैं या कोई भी प्रोग्नोसिस में फॉलो करना है उसे। जी। अब प्रोग्नोसिस होती है ना, ये पाकिस्तान के लिए तो नया कॉन्सेप्ट है लेकिन बाहर होता है। प्रोग्नोसिस में होता पता है क्या है कि कोई पेशेंट आया है, उसकी आपने डायग्नोसिस की और ट्रीटमेंट कर दी। ट्रीटमेंट के बाद आप उसका फॉलो अप रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आज एक पेशेंट आया है, उसको हार्ट अटैक है, तो आप उसके साइंस एंड सिम्टम्स को देख के किसी मॉडल से जो है ना प्रिडिक्शन लेते हैं कि इसको दोबारा हार्ट अटैक कब आएगा, चाहे 1 साल के बाद आएगा, 1.5 महीने के बाद आएगा, 2 माह के बाद। तो डॉक्टर्स उन दिनों में पेशेंट के साथ राब्ते में होते हैं और ट्राई करते हैं कि उस पेशेंट को दोबारा हार्ट अटैक ना आए। एक तो एग्जांपल ये है प्रोग्नोसिस की। सेकंड ये हो सकता है कि एक पेशेंट आया है, उसकी सर्टेन टाइप्स ऑफ ये डिजीज है और उसकी ये कंडीशन है, तो उसके बाद कितने देर तक ये पेशेंट जिंदा रह सकता है, ये प्रोग्नोसिस में आ जाता है। उसके बाद या एक पेशेंट आया है, आज हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, हम चेक करते हैं कि ये क्या ये दोबारा री एडमिट होगा पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अब एआई जो हॉस्पिटल होता है ना, उसके जितने भी एआई मॉडल्स हैं वो 3 टाइप के डाटा के ऊपर ही ट्रेन हुए होते हैं। आप किसी भी कोई पेशेंट आता है, किसी को कोई बीमारी है, तो ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिसमें आपका सीबीसी हो सकता है, आपका आरबीसी हो सकता है, एलएफटीज हो सकते हैं, कोई स्पेशल इम्यूनो एसिड हो सकते हैं। तो ये तमाम ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से हम डिजीजेस को प्रिडिक्ट करते हैं, यानी कि हम मॉडल को ट्रेन करेंगे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स पे और वो हमें डायग्नोस करके दे सकता है। उसके बाद आपके पास कोई एक्सरे इमेज हो सकती है, अगर किसी की हड्डी टूटी है तो हम एक्सरे के इमेजेस लेते हैं, या फिर अगर किसी को किडनी स्टोन्स हैं तो हम अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं उसका, या फिर अगर किसी को ट्यूमर्स हैं तो उसकी सीटी स्कैन या एमआरआई हो सकती है। तो हम इमेजेस के ऊपर मॉडल को ट्रेन करेंगे और फिर मॉडल से पूछेंगे कि किसी अननोन पेशेंट का डाटा देके कि इस बंदे को कैंसर है या नहीं है। ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। और सबसे जो एक न्यू चीज़ है वो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसकी आगे एक एग्जांपल आएगी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करके डायग्नोस, ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस करना, यानी कि डीएनए को अनरैप करके उसके सीक्वेंस वगैरह को देखना होता है। वो हम आगे देखते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गई है पिछली स्लाइड के मेडिसिन में होता क्या है एक्चुअली? हेलो, यस सर। यस सर। किसी को कोई मसला है अभी रेज कर ले, क्योंकि अगले जो लेक्चर्स होंगे वहां पे बार अप होता जाएगा, चीजें और एडवांस होती जाएंगी। अभी तो मैं बहुत बेसिक हम चीजें देख रहे हैं, इसके बाद जो बार है वो अप जाएगा। अब ये ना 3 टाइप की मशीन लर्निंग में ना, जो मेन हमारे जो टाइप्स है ना एआई के अंदर, वो 3 ही हैं लर्निंग की। आपके पास सुपरवाइज लर्निंग हो सकती है, अनसुपरवाइज लर्निंग हो सकती है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो सकती है। अच्छा, आप में से कोई बंदा बताएगा जिसने डेमो सेशन लिया था व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग, या किसी को कोई आइडिया हो व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग? सर सुपरवाइज में सर एक इनपुट देंगे, उसका हमें एक आउटपुट मिलेगा। अच्छा, बहुत इजी have labeled data. We have labeled लेबल data. डेटा होता है। ठीक है, ये तो उनको है जिनको पता है। अभी मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। सुपरवाइज और अनसुपरवाइज को थोड़ा सा करते हैं, फिर रीइंफोर्समेंट, फिर मैं आप लोगों से आगे पूछूंगा। अभी आप लोगों का भी थोड़ा जो है ना क्वेश्चनिंग आंसर ही होगी आपसे कि ये क्या चीज़ है, सुपरवाइज है या अनसुपरवाइज है। देखते हैं आगे।
अच्छा अभी ना आप ना मॉडल जो है ना जिसको हम ट्रेन कर रहे हैं उसको ना एक छोटे बेबी से ना रिप्लेस कर दें। जब बच्चा पैदा होता है ना उसका भी ब्रेन बिल्कुल वाइट होता है, वो भी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है या माँ बाप उसको सिखाते हैं तो वो उससे सीखता है। अभी ना एक आपके पास ना एक बच्चा है, एक छोटा सा, उसको ना आपने ट्रेन करना है। उसको ये सिखाना है कि एप्पल कौन सा है और ऑरेंज कौन सा है। मैं मॉडल को बच्चे से दे रहा हूँ, यानी कि मॉडल को भी कुछ नहीं पता होता और बच्चे को भी कुछ नहीं पता होता, बच्चे को सिखाया जाता है। अब बच्चे को मैंने एप्पल दे दिया और एक साइड पे मैंने ऑरेंज दे दिया, फिर उसको बताया है कि यार ये जो उसके हाथ में रखेंगे एप्पल, फिर उसको बताएंगे इट्स एप्पल, और उसके हाथ में रखेंगे ऑरेंज और उसको बताएंगे कि इट्स ऑरेंज। यानी कि जो हमारा डाटा है उसको हम लेबल दे रहे हैं, यानी कि डाटा, और फिर बताते हैं उसके बारे में कि वो डाटा किस चीज़ के रिलेटेड है। यानी कि जहाँ पे लेबल डाटा आ जाएगा वो हो जाएगी सुपरवाइज लर्निंग, यानी कि लर्निंग विद टीचर। जो लेबल है ना, मैं इसको टीचर कहता हूँ कि जो ये लर्निंग विद टीचर्स होता है ना, कि कोई बंदा सिखा रहा है कि यानी कि देखो ना आपको इनपुट भी बताई है, आउटपुट भी बताई है, फिर आपकी ट्रेनिंग करवाई है। नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपको एक एप्पल दूंगा बच्चे को जो ट्रेन हो चुका, फिर मैं उससे पूछूंगा कि इसका लेबल क्या है, यानी कि ये एप्पल है या ऑरेंज है, तो बच्चा बता देगा कि ये एप्पल है। सुपरवाइज क्लियर हो गई है सबको? यस सर। ठीक हो गया। इसी तरह यस सर। अनसुपरवाइज लर्निंग है। अनसुपरवाइज लर्निंग में ना कोई टीचर नहीं है, बच्चे को कुछ भी नहीं पता। बच्चे को ना मैंने एप्पल और बनाना दे दिए कि आपके पास एप्पल और बनाना है। अब बच्चा पता है क्या करेगा, उसको नहीं पता एप्पल क्या है बनाना क्या है, लेकिन वो उनको देख के ना, यानी कि जो चीजें सिमिलर होंगी उनको अलग कर देगा। यानी कि बनाना है उसको अलग कर देगा और जो एप्पल्स हैं उसको अलग कर देगा। अभी देखे ना, उसने कुछ देखा है, उसने सिमिलैरिटीज बच्चे में उस चीज में देखी होंगी। तो ये है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग जिसके अंदर सिर्फ हमने डाटा तो दिया है, हमने उसको जो है एप्पल और बनाना दे दी है, लेकिन बताया नहीं है एप्पल और बनाना क्या, लेकिन उसने उनको सिमिलैरिटी को देख के उनको सेग्रीगेट कर दिया, यानी कि अलग कर दिया है। तो यही चीज है अनसुपरवाइज लर्निंग। और इसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग में हम क्या करते हैं कि सिमिलर जो है ना, हमारे पास ना डिफरेंट चीजें होती हैं और मॉडल ना जो चीजें सिमिलर उसको दिखती है ना मॉडल को, जैसे मॉडल को ये देख रहा है कि यार ये ग्रीन कलर है, ये रेड कलर है और ये ब्लू कलर है, तो इनको अलग कर देगा। अब उसको ये नहीं पता कि ये है क्या चीज। सिंपल एज सिंपल। सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में होती क्या है, इसको कहते हैं कि प्रॉपरली सेल्फ लर्निंग। आपके ये ज्यादातर यूज हो रही होती है रोबोट्स में और गेम्स वगैरह में। आपके पास एक रोबोट है, उसको ना मैंने कहा है कि आपने ना बाहर जाना है। अब वो रोबोट जो है ना वो बाहर जाएगा, वो अपने ना जो है ना गलतियों से सीखेगा, जिसको कहते हैं ना कि ठोकरें खा के सीखना। रीइंफोर्समेंट लर्निंग उस टाइप की चीज है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि पहले फॉर एग्जांपल एक रोबोट ने बाहर की तरफ जाना है, तो पहले वो जाएगा एक दीवार में टकराएगा, तो उसको एक पेनल्टी मिलेगी कि यार यहाँ टकराऊंगा तो मेरा नुकसान है। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो उस जो वॉल है उसको जो है ना अवॉइड करेगा, यानी कि वॉल की सामने जाएगा, जब वॉल देखेगा तो राइट ले लेगा, लेफ्ट ले लेगा। ये हमारे पास सिंपली आ जाती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग के, जिसके अंदर थोड़ा फीडबैक आ रहा होता है पनिशमेंट और गिफ्ट का। तो ये तीनों टर्म्स क्लियर है, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यस सर। ठीक हो गया। अब ये बताएं ये क्या चीज है, ये जो पहली है, इस डायग्राम को मुझे देख के बताइएगा ये कौन सी लर्निंग है। सर ये सुपरवाइज लर्निंग है। सुपरवाइज लर्निंग। तो कॉन्फिडेंट है आप 100% ये सुपरवाइज्ड है? यस सुपरवाइज। यस सर। ठीक हो गया। एग्जैक्टली सही बात की है कि इसके अंदर ये देखें हम एप्पल दे रहे हैं और उसके साथ उसका बता रहे हैं कि मॉडल को दीज आर एप्पल्स। हालांकि मैंने मिटाया हुआ है सुपरवाइज और अनसुपरवाइज को, मैंने हाइड किया है कि ताकि मुझे अंदाजा हो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है। और ये क्या है नीचे वाला जो मॉडल ट्रेन? अनसुपरवाइज।
बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे हमने जो है ना मॉडल को डाटा तो दिया लेकिन बताया नहीं है इसके डाटा के बारे में, लेकिन मॉडल ने ना सिमिलैरिटीज देख के इनको अलग अलग कर दिया कि यार ये चीजें सिमिलर हैं और ये चीज दो सिमिलर है। हाँ, और अनसुपरवाइज में ना एक और होती है टेक्निक जिसका नाम होता है एनोमली डिटेक्शन। एनोमली डिटेक्शन ये होता है कि आपके पास ना, मैं आपको ना 1000 पिक्चर देता हूँ, उनमें से 999 जो इमेजेस है ना, 9099 इमेजेस वो इमरान खान की हैं, और एक इमेज जो है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की है, शहबाज शरीफ साहब की। अब मॉडल बताएं, मॉडल को नहीं पता क्या चीज है, लेकिन मॉडल देख लेगा कि यार जो ये 999 इमेजेस है ना, ये सम सॉर्ट ऑफ सिमिलर इमेजेस है, लेकिन जो एक ये नई इमेज है ना, ये some sort of a good person. ये जो है एनॉमली, ये एक कोई नई चीज आई है, पहले वाले डाटा से ये अलग है, वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। ये भी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आता है। इसको अगर मैं मेडिकल से रिलेट करूँ ना, कि आप एक मॉडल को ना 500 इमेजेस दी हैं, उनमें से 499 के अंदर ट्यूमर है और एक के अंदर ट्यूमर नहीं है, मॉडल देखेगा कि यार इन 499 में तो ट्यूमर है, लेकिन जो ये एक है ना ये अलग है, इसके अंदर ट्यूमर नहीं है। यानी कि ट्यूमर का तो उसको नहीं पता, लेकिन वो शेप देख के वो बता देगा कि यार ये इमेज किस टाइप की है। ये होती है एनोमली डिटेक्शन। अभी ये बताएं ये क्या चीज इसमें है? आउटलायर नहीं कहते? नहीं, वो आउटलायर आती है प्री प्रोसेसिंग में, मैं एल्गोरिथम की बात कर रहा हूँ। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में एक एनोमली डिटेक्शन होता है। ये जो आउटलायर्स होते हैं ना, जब हम प्री प्रोसेसिंग को समझेंगे ना, कि कहीं अनयूजुअल टाइप ऑफ डाटा अवेलेबल होता है, यानी कि कोई ऐसा डाटा के जो बिल्कुल ही अलग हो पहले वाले डाटा से, वो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज है। लेकिन एनोमली डिटेक्शन का एल्गोरिथम एक अलग चीज है। आउटलायर्स भी हम देखेंगे क्या होता है। अब ये बताइएगा ये क्या है? सर सुपरवाइज्ड में रिग्रेशन का पॉइंट दोबारा बता दें। रिग्रेशन हम करेंगे, अभी मैंने रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन नहीं की, उसको भी करना ओके है। सर। ये सर रीइंफोर्समेंट। आपको कैसे पता चला कि ये रीइंफोर्समेंट है? इसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट। इसमें एक रोबोट है जो अपने एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश कर रहा है। अब वो आग की तरफ गया है, तो उसको कहता है उच कि यहाँ पे मुझे नुकसान है। तो अब वो जब नेक्स्ट टाइम उस आग के सामने जाएगा ना, तो वो कहेगा नहीं यार इसको अवॉइड करना है। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग, और ये बहुत ज्यादा ना गेम्स में यूज होती है। मैं भी इसकी ना एग्जांपल दिखाता हूँ, ये मैंने ना डेमो सेशन वालों को दिखाई हुई है गेम, कि एक स्नेक गेम है। स्नेक जो है ना, इस गेम को खेलना एक मॉडल ने। अब मॉडल क्या करेगा, मॉडल को ना उसने खुद ब खुद इस एरिया को ना एक्सप्लोर करना है, ये मॉडल का काम है। यानी कि जब वो वॉल में जाके लगेगा तो देखेगा कि यार ये मैं वॉल में लगा हूँ, इसका क्या मतलब है कि मुझे माइनस पॉइंट, गेम जो है ना वो हो गई है, ओवर हो गई है, एक पनिशमेंट मिली है। तो नेक्स्ट टाइम वो जो है ना वॉल्स को अवॉइड करेगा। फिर एक स्नेक गेम में एक ये सीन होता है कि वो खुद से भी टकरा जाए तो गेम ओवर हो जाती है, ऐसे ही होता है। यस सर। ठीक हो गया। तो स्नेक गेम के साथ ना, तो वो जब अपने आप से टकराएगा ना, तो तब भी गेम ओवर हो जाएगा, यानी कि उसको पनिशमेंट मिलेगी। अब वो जैसे जैसे गेम्स खेलता जाएगा वो सीखता जाएगा कि इस गेम को खेलना कैसा, और एक ऐसा वक्त आएगा कि वो इतना काबिल हो जाएगा कि वो किसी ह्यूमन प्रो प्लेयर को भी बीट कर सकता है। अभी मैं बताऊं, रिसेंटली न्यूज़ चलती हैं कि एआई मॉडल ने वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस को हरा दिया, और चेस सबसे कॉम्प्लेक्स गेम है। तो मैं भी ये दिखाता हूँ, ये वीडियो चलो क्यों नहीं रही, उठिएगा, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। एक्चुअली ये यहाँ चल नहीं रही, मैं उसमें प्रेजेंटेशन में मोड में इसलिए नहीं जा रहा है, अगर मैंने एस्केप को दबाया तो रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। इट्स अनदर इशू। चलो इसकी जो है ना मैं आपको ये दिखाऊंगा आफ्टर, कि मॉडल ना ये जो गेम है ये खुद ब खुद अपने आप से सीखती जाएगी कि मैंने खेलना कैसे है। सिंपली
ये सिंपल वीडियो इसके ऊपर है। आई थिंक ये रन नहीं हो रही गेम। अभी ये बताएं, आप में से मुझे कुछ कोई बता सकता है कि ये किस टाइप ऑफ लर्निंग है? ये एक जो एग्जांपल है कि आपके पास 3 कलर्स हैं और सिमिलर अनसुपरवाइज्ड, कि आपको कैसे पता तो ये है कि क्लस्टरिंग हो रही है, जी इसमें क्लस्टरिंग हो रही है सर, क्लस्टरिंग हो रही है, सारे रेड एक साइड पे चले गए, पर्पल एक साइड पे, येलो एक वन तो साइड मॉडल को इससे कोई मकसद नहीं है कि ये रेड क्या चीज है, लेकिन उसने सिमिलैरिटी देख के उनको अलग कर दिया। इट्स कॉल्ड जो है ना क्लस्टरिंग। ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। अब इसको कोई मुझे बता सकता है कि ये किस टाइप की लर्निंग है? समझ नहीं आई इस एग्जांपल की? नो सर। किसी को नहीं आई इस एग्जांपल की समझ? सर ये भी सुपरवाइज्ड है। ठीक हो गया। और कोई है जिसको ये लगता है कि ये सुपरवाइज है या अनसुपरवाइज है या रीइंफोर्समेंट है? किसी को लगता है? ये सुपरवाइज्ड ही होती है। सुपरवाइज्ड है वैसे नहीं। सुपरवाइज्ड है, लेबल जो है ठीक हो गया। सुपरवाइज इसमें एक लड़का होगा, हसीब है। हाँ हसीब, आप बताओ ये क्या चीज है? बट इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दें आई थिंक। कर देता हूँ एक्सप्लेन। मैं बैठा इसीलिए हूँ, मैं आया ही इसीलिए हूँ कि आपको एक्सप्लेन ही करना है। हसीब आपको क्या लगता है ये क्या है? ये तैयबा आप बताएं ये क्या चीज है जो मैंने अभी ये किस चीज की एग्जांपल है? सुपरवाइज है, अनसुपरवाइज है या रीइंफोर्समेंट है? सुपरवाइज्ड। कैसे आपको कैसे लगा कि ये सुपरवाइज है? ये एग्जांपल ये किस चीज के रिलेटेड है? तो बहुत ही मशहूर एग्जांपल है जिसको इम्प्लाइज किया जाता है। इसमें स्पैम ईमेल्स है ना, स्पैम ईमेल वाली एग्जांपल। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। अभी आप ईमेल यूज करते हैं ना, तो ईमेल जो है ना आपका जो जीमेल है वो खुद ब खुद डिटेक्ट करती है कि कौन सी ईमेल स्पैम है यानी कि फ्रॉड ईमेल है और कौन सी ईमेल जेन्युइन है। और फिर वो खुद ब खुद सेग्रीगेट करती है कौन सी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। मैं अभी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मेरी जो जीमेल है अगर ओपन हो जाती है तो दिखाता हूँ। हालांकि इसका प्रोजेक्ट हम नहीं करेंगे लेकिन ये भी इसी टाइम। अब ये देखें कि ईमेल ने ना मुझे कुछ ईमेल्स जो हैं इम्पोर्टेंट करके दे दिए कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये जो ईमेल्स हैं ये अनइम्पोर्टेंट है मेरे लिए, यानी कि इनमें काफ़ी ईमेल्स होंगी जो कि थोड़ी एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड होंगी। उसके बाद एक और ये सेग्रीगेशन करके देगा क्लासीफाई के ये जो है ये आपके लिए स्पैम है। यानी कि इस टाइप की जितनी भी ईमेल्स होंगी ये सब की सब जो है ना यूँ समझें कि फ्रॉड टाइप की ईमेल होंगी। जैसे मैं ये एग्जांपल दिखाता हूँ, 840 पर वीक फॉर कमेंटिंग ऑन यूट्यूब वीडियोस, कि आपने सिर्फ कमेंट्स करने यूट्यूब वीडियोस पे और आपको $840 पर वीक मिलेंगे। कोई इस बात को यकीन करता है कि ये ईमेल ओरिजिनल है या स्पैम है? स्पैम। आपको कोई दे सकते हैं $840 एक हफ्ते के कि आप सिर्फ कमेंट करें यूट्यूब वीडियोस पे? तो अब ये देखें ये जो स्पैम ईमेल्स का मॉडल बनाया जाता है ना, इसमें पता है क्या किया जाता है? इसमें ना हम मॉडल को ना ट्रेन करते हैं। हम मॉडल को बताते हैं कि उसको ना कुछ मेल्स देते हैं। पहली मेल होगी कि अगर इस टाइप की कोई ईमेल है तो ये इम्पोर्टेंट ईमेल है, ये ईमेल हो तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ईमेल हो तो इम्पोर्टेंट है, ये ईमेल हो तो इम्पोर्टेंट है। फिर इसी तरह हम डाटा देंगे अनइम्पोर्टेंट ईमेल्स का कि इस टाइप की जो ईमेल्स होती हैं ये एडवर्टाइजमेंट में जाती हैं और ये जो टाइप की ईमेल्स हैं यानी कि अगर इस तरह की ईमेल हो तो वो स्पैम है, इस तरह की ईमेल हो तो स्पैम है, इस तरह की ईमेल हो तो स्पैम है। यानी कि ट्रेनिंग के दौरान हम मॉडल को बता रहे होते हैं कौन सी ईमेल स्पैम है और कौन सी ईमेल आपकी जेन्युइन है। तो ये जो ट्रेनिंग हो रही है दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग ये लेबल डाटा के साथ ट्रेनिंग हो रही है। इवन अगर आप यही देख लेते ना कि यहाँ पे लेबल लगा हुआ है तो आप बता देते कि ये जो जिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज कॉल्ड
अनसुपरवाइज्ड सॉरी सुपरवाइज्ड लर्निंग है ये, और ये क्लासिफिकेशन हो रही है। अभी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन को। ये बताएं ये क्या चीज है? आपने नीचे नहीं पढ़ना लेबल, इसको देख के बताना है। ये मैं रिमूव करना भूल गया हूँ ये लेबल ना, ये नीचे वाला, ये क्या चीज है? सर ये तो सारे एक ही जैसे हैं। क्लस्टरिंग मुझे भी नजर आ रहा है ये एक ही जैसे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्या समझ आ रहा है? मतलब किसी एक उन्होंने उसकी सिमिलरिटी के बेस पे अलग किया हुआ है। जी, तो ये क्लस्टरिंग है, यानी कि यहाँ हम ना क्लस्टर बना रहे हैं, तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ पे हमें कोई लेबल तो नजर नहीं आ रहा ना, जैसे यहाँ पे लेबल था, तो ये अनसुपरवाइज्ड है। अभी थोड़ा सा पीछे जाते हैं, दो कॉन्सेप्ट हमारे ना इंपॉर्टेंट है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में ना दो चीजें आती है, क्लासिफिकेशन और एक रिग्रेशन। आई थिंक सबको अंदाजा है जिन्होंने डेमो सेशन लिया, क्लासिफिकेशन क्या होती है और रिग्रेशन क्या होती है। कोई बता सकता है कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है? तो क्लासिफिकेशन में जो है वो हमारे पास डिस्क्रीट डेटा होता है, 0 1 यस नो यहाँ से, और आपकी थोड़ी आवाज कम आ रही है माइक से, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या क्या रही है। क्लासिफिकेशन में डिस्क्रीट डेटा होता है, क्लासेस को वो करवाते हैं, प्रिडिक्ट करवाते हैं, और रिग्रेशन में कंटिन्यूअस डेटा होता है हमारे पास, लाइक वो सैलरी हो गया, प्राइस हो गई। जी 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 बिल्कुल। और किसी को कुछ अंदाजा है? और कोई कहता है कि जो है, जो भी जिसने बताया बिल्कुल सही बताया? चलो इसको हम ना देखते हैं, अभी समझ आ जाएगी। जो क्लासिफिकेशन थी ना, क्लासिफिकेशन में ना आपके पास क्लासेस होती हैं, यानी कि आउटपुट्स आपकी ना 2 3 4 हो सकती हैं मैक्सिमम। जैसे भी ये देखें ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एप्पल और ऑरेंज, इसमें सिर्फ दो क्लासेस हैं, या एप्पल होगी आउटपुट या ऑरेंज होगी। हम चलो और फ्रूट्स ऐड कर लेते हैं, आपका ऑरेंज आ जाएगा। ये एक ना डिस्क्रीट टाइप का डाटा है, यानी कि यहाँ पे ना क्लासेस हैं, यानी कि और वो उससे ज्यादा आउटपुट नहीं हो सकती। यानी कि यहाँ कैटेगोरिकल वेरिएबल होती है आउटपुट, कि आपकी जो आउटपुट है कैटेगोरिकल है, यानी कि अगर आपके पास ना आप ना डिटेक्ट करें ट्यूमर और नो ट्यूमर, आपके पास एक इमेज आई है, आपने ये बताना है इसके अंदर ट्यूमर है या ट्यूमर नहीं है। इन दो के अलावा तीसरी आउटपुट कोई नहीं होगी, कोई कंटिन्यूअस पॉइंटों में कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आती हैं क्लासिफिकेशन में। और रिग्रेशन होता है कि रिग्रेशन में ना आप कंटिन्यूअस वैल्यू करते हो प्रिडिक्ट। कंटिन्यूअस वैल्यू इस तरह हो सकती है कि आपने ना एक मॉडल बनाया है जिसका काम है कि उसने ना एक जो है ना पूरे मुल्क के अंदर ना प्राइस प्रिडिक्ट करनी है कि लैंड की क्या है। आप जस्ट उसको लोकेशन देंगे तो वो ना उसको प्राइस बता देगा। अब आप बताएं कि प्राइसेस की जो वैल्यूज हैं वो कंटिन्यूअस डाटा है या कैटेगोरिकल है या डिस्क्रीट है? क्या लगता है आपको? कंटिन्यूअस बिल्कुल एग्जैक्टली, यानी कि मुल्तान में प्राइस कुछ और होगी, मुल्तान के सिटी में कुछ और होगी, देहातों की तरफ जाएंगे कुछ और होगी, लाहौर में जाएंगे कुछ और होगी, कराची में जाएंगे तो कुछ और होगी। एक कंटिन्यूअस वैल्यू है। इसी तरह मैं भी आपसे एक बात पूछता हूँ, किस किस को जो है उसके बारे में पता है? क्लासिफिकेशन तो हमने यहाँ कर ली कि ट्यूमर है या नहीं है, या एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल होती है कि ट्यूमर का देखा जाता है कि बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सबका कि बिनाइन ट्यूमर कौन सा होता है और मैलिग्नेंट कौन सा होता है? अगर किसी को नहीं है तो बता दें। सबका क्लियर है? नो सर का मतलब आपको नहीं पता। सर बिनाइन नॉर्मल और मैलिग्नेंट वो हाँ सीवियर आई थिंक ऐसा ही है। यानी कि अगर आपके पास ना जो ट्यूमर्स होते हैं ना, इसकी दो टाइप्स होती हैं। अगर आपको ट्यूमर है भी सही ना, डरने वाली बात नहीं है कि आपको ट्यूमर हो गई है, आप जाके चेकअप करवाएं, बायोप्सी करवाएं, तब पता चलेगा कि वो ट्यूमर बेनाइन है या मैलिग्नेंट है। बेनाइन ट्यूमर ऐसा होता है जो आपके एक तो जिस्म में फैलता नहीं है और आपके जो है बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता। इट्स अ बेनाइन ट्यूमर।
और एक होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर, ऐसा ट्यूमर जो आपकी बॉडी में फैलेगा और आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाएगा, वो होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर, यानी कि नुकसानदेह ट्यूमर, जिसको हम कैंसर कहते हैं, या जिसको आप समझ लें कि कैंसेरियस ट्यूमर। तो अब हमारे पास ना ट्यूमर एक ये मॉडल है, यहाँ ट्रेन कर रहे हैं, जिसके अंदर ना आउटपुट क्या हो सकती है, या ट्यूमर बिनाइन हो सकता है या मेलिग्नेंट हो सकता है, इसकी तीसरी कैटेगरी कोई नहीं होगी। तो यहाँ कैटेगोरिकल वैल्यूज हैं, तो ये प्रॉब्लम है क्लासिफिकेशन की, सिंपल, यानी कि यहाँ पे वो कह रहा है कि प्रिडिक्टिंग डिस्क्रीट क्लास लेबल्स और कैटेगरीज। अब आ जाते हैं रिग्रेशन की बारी। मैं इसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलता हूँ। किस किस को आइडिया है कि मेडिकल इंश्योरेंस क्या होता है? किसी को आइडिया है? एनीबडी नो अबाउट व्हाट इज मेडिकल इंश्योरेंस? सर इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट और कैजुअलिटी, तो वो जो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो इंश्योरेंस कंपनी बर्दाश्त करेगी। ठीक हो गया, मैं भी बताता हूँ। पाकिस्तान के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट कम होते हैं क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट जो है ना अखराजात उठाती है, लेकिन बाहर के जो कंट्रीज होते हैं, यूके, यूएस, साउथ कोरिया, इस टाइप के जो कंट्रीज हैं, जापान, वहाँ पे ना मेडिकल इंश्योरेंस होता है। मेडिकल इंश्योरेंस का सीन ये होता है कि आप ना सर्टेन अमाउंट ना पे करते हैं, यानी कि आप किसी कंपनी के पास जाएंगे, वो आपकी ना हेल्थ को देखेगी कि आप कितने हेल्दी हैं, तो उसके हिसाब से ना वो पर एनो जो है ना पर एनम, यानी कि हर साल आपसे ना चार्जेस लेंगे इन जो है ना टर्म ऑफ इंश्योरेंस के। अगर आपको कल कुछ होता है तो चार्जेस वो कंपनी पे करेगी। अब मुझे आप बताएं, क्या हर इंसान के मेडिकल चार्जेस यानी कि जो कंपनी को वो पे करेगा सेम होंगे? नो सर। क्या वजह होगी, क्यों सेम नहीं होंगे? हर किसी की हेल्थ डिफरेंट होती है, कोई सीवियर बीमार होता है, कोई हेल्थ। एग्जैक्टली ये एक ना मैं भी बताता हूँ, एक साइड पे कैंसर का पेशेंट है, एक साइड पे डायबिटीज का पेशेंट है, और एक साइड पे बिल्कुल हेल्दी पेशेंट है। तो अब तो ये ज्यादती होगी ना कि सबसे सेम चार्ज किया जाए। तो सबसे अलग अलग जो है ना इंश्योरेंस की अमाउंट जो है ना चार्ज की जाती है। इसी का एक डाटा सेट अवेलेबल है जिसमें ना डिफरेंट टाइप ऑफ ना ये होते हैं। जैसे अभी ये देखें, एक एज है 19 साल की फीमेल है, उनका बीएमआई है 27। हमने बीएमआई कल किया था डिस्कस कि ये बताता है कि पेशेंट मोटा है या पतला है, यानी कि ओबेसिटी का ये यूनिट है, और हेल्दी होने का एक यूनिट है। उसके चिल्ड्रन नहीं है लेकिन वो स्मोकर है। अब आपको क्या लगता है कि उस एक फीमेल जो स्मोकर है उसके नॉन स्मोकर से चार्जेस ज्यादा होंगे कम होंगे? ज्यादा होंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो यहाँ स्मोकर के जो चार्जेस हैं वो ज्यादा हैं, 16,884 रुपए इसके हैं, यानी डॉलर्स में होगा ये। उसके बाद एक और मेल है जिसका बीएमआई 33 है, लेकिन उसका एक चिल्ड्रन है लेकिन स्मोकर नहीं है, और उसका रीजन साउथ ईस्ट है, तो उसके चार्जेस जस्ट 1725 हैं। तो अब ये देखेंगे ना ऑन दीज वेरिएबल्स, जो चार्जेस हैं वो एक कंटिन्यूअस वैल्यू है, कोई कैटेगरी नहीं है। जैसे पीछे कैटेगरी थी ना कि बिनाइन होगा या मैलिग्नेंट होगा, लेकिन यहाँ पे एक कंटिन्यूअस वैल्यू आएगी। तो अब आप मुझे बताएं कि ये जो प्रॉब्लम है ये क्लासिफिकेशन है या रिग्रेशन है? रिग्रेशन। हाँ, तो अब आई थिंक क्लियर हो गया कि रिग्रेशन क्या होता है और क्लासिफिकेशन क्या होता है। अभी आप लोगों से थोड़े से क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ तक किसी को समझना है? नो सर, अभी नहीं क्लियर हुआ रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। ठीक हो गया। इसी तरह रिग्रेशन में कुछ भी हो सकता है। किसी को ये कह दें कि यार ये बंदा है, इसको हार्ट अटैक है, इसको जो है ना दोबारा हार्ट अटैक कब आएगा, यानी कि कितने दिनों के बाद आएगा। अब वो दिन एक कंटिन्यूअस वैल्यू है या रिग्रेसिव वैल्यू है, या आपके पास एक कैटेगोरिकल वैल्यू है? कंटिन्यूअस। हाँ, कंटिन्यूअस वैल्यू ना, एक दिन के बाद भी आ सकता है, 2 दिन के बाद भी आ सकता है, अगर इसको घंटों नो सर, क्लासिफिकेशन में जाएगा ना, डेज है तो। नहीं डेज ये नहीं होता, ये देखिए 1 दिन के बाद भी हो सकता है, 2 दिन के बाद भी हो सकता है, 10 दिन के बाद भी हो सकता है, 1000 दिन के बाद भी हो सकता है दोबारा हार्ट अटैक। तो यहाँ जो ये वैल्यू अगर कुछ स्पेसिफिक होगी तो वो क्लासिफिकेशन में आएगी, अगर स्पेसिफिक कोई चीज नहीं है तो वो रिग्रेशन। हाँ,
या उसके अलावा अगर मैं इसको घंटों में मेजर कर रहा हूँ कि इसको दोबारा कितने घंटों के बाद है, और हर पेशेंट के वो घंटे डिफरेंट होंगे अकॉर्डिंग टू सिवेरिटी ऑफ डिजीज, उसकी डिजीज किस कंडीशन पे है। किसी का ये भी चांस होता है कि 1 घंटे के बाद इसका हार्ट ही बंद हो जाएगा, एरिथमिया हो जाएगा इसको, ऐसे होता है हसन? मे बी होता है अक्सर। इसको हम आगे लेके चलते हैं। अभी जो है ना सुपरवाइज्ड लर्निंग के ना कुछ जो है ना ज़माने मशहूर एल्गोरिथम्स हैं। ये मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम है, सिर्फ न्यूरल नेटवर्क है, ये डीप लर्निंग है। जो जिनके आगे रिग्रेशन लिखा है ना, इनका काम क्या है, ये कौन सी वैल्यू प्रिडिक्ट करेंगे, कंटिन्यूअस या कैटेगोरिकल? कंटिन्यूअस। तो लीनियर रिग्रेशन जो है आपका और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये आपको नहीं सर, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन अलग केस है, इसको हम डिस्कस करेंगे। मुझे पता था, या हम प्रोबेबिलिटी देख रहे होते हैं, लेकिन अभी आप फिलहाल के लिए रिग्रेशन देख के आप इसको रिग्रेशन में रखें, इसको देखेंगे बाद में लॉजिस्टिक रिग्रेशन को, ये मुझे पता है। I was expecting कि somebody will ask the same question कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं रख रहे, but for the time being we are keeping this in regression. K nearest neighbors, support vector machine, decision tree, random forest और neural networks. Even neural networks में भी regression और classification दोनों होंगी, इसको हम बाद में देखेंगे, इसको लेकिन अभी deep learning में रखें। ये तमाम जो टाइप्स हैं ये आपकी आएंगी न्यूरल जो आपकी क्लासिफिकेशन में। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? इनके नाम पढ़ लें, इनसे भी क्वेश्चन आगे आ सकता है। उसके बाद अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमने एक चीज पढ़ी थी कि क्लस्टरिंग पढ़ी है हमने। क्लस्टरिंग क्या होती है? सेग्रीगेट करते हैं ना ठीक हो गया। उसके एक जमाने मशहूर एल्गोरिदम है जिसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, के मींस। में भी अगर हमें टाइम मिला तो हम के मींस का पढ़ेंगे कि के मींस क्या होता है। फिर अभी हमने आइडिया के लिए मैंने आपको बताया था एनोमली डिटेक्शन एंड नोवेलिटी डिटेक्शन, ये पढ़ा है, जिसको अभी एक स्टूडेंट आउटलायर कह रही थी। जी सर, ये आपने ये बताया ना कि अगर 99 जो है वो 1 क्लास के और जो 1 है वो दूसरी क्लास का है, तो फिर वो एनोमली डिटेक्शन एल्गोरिथम। उसके लिए एक्सेप्शन आ गया, यूं समझ लें कि केमिस्ट्री है कि जहाँ पे सब एक साइड में और एक दरमियान में एक्सेप्शन आ जाएगी। तो इसके बाद अब आगे चलते हैं। अब ये बताएं, ये एक पेपर है, इसका टाइटल पढ़ें। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे एक स्टूडेंट की जो है सीनियर है, उनका पेपर है। लेकिन मुझे ये बताएं, ये रिग्रेशन है, चलो ये बताएं सुपरवाइज है अनसुपरवाइज है या ये रीइंफोर्समेंट है? ये पेपर किस चीज के रिलेटेड है? कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें यूटिलाइज हुआ हो सकता है? सुपरवाइज। और किसी को लगता है सुपरवाइज है? अनसुपरवाइज्ड लग रहा है क्योंकि प्रेडिक्शन है ना, मे बी और मे नॉट बी। रिग्रेशन प्रॉब्लम हो गई। मुझे बताएं जिन्होंने सुपरवाइज का है वो मुझे बताएं, ये क्लासिफिकेशन है या रिग्रेशन है? रिग्रेशन। अभी अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछता ना कि क्लासिफिकेशन है या ये क्लासिफिकेशन है, तो ये क्या है? बड़ी किसने कहा है क्लासिफिकेशन? मैंने हसन। अच्छा, जिसने ये रिग्रेशन है वो एक्सप्लेन करे कि आपको कैसे लगा कि ये रिग्रेशन है। सर इसमें सर्वाइवेबिलिटी पीरियड की बात हो रही है, जो कि एक टाइम पीरियड है, तो उसकी स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है। और आप इससे ना देखें कि ये प्रेडिक्शन की कोई बात हो रही है, ना यहाँ कोई एनोमलिटी आ रही है, ना यहाँ कोई क्लस्टरिंग वगैरह लग रही है। यहाँ की आपको नज़र आ रहा है कि एनोमली या क्लस्टरिंग वगैरह आ रही है। यहाँ पे एक पेपर है रिलेटेड के जो कोलन कैंसर है ना, उनके पेशेंट्स का ना उन्होंने डाटा उठाया है कि एक कोलन पेशेंट था, कोलन पे कैंसर है इस बंदे को, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का कैंसर है।
कि ये एक बंदे को ये कैंसर है और वो 1 साल जिंदा रहा है, एक नेक्स्ट पेशेंट आया ये 10 साल जिंदा रहा है, एक और पेशेंट है 1.5 ईयर जिंदा रहा है, एक और पेशेंट है ये 1.3 ईयर जिंदा रहा है। इस तरह हमने ना डाटा पे ट्रेन किया है अपने मॉडल को। तो अब ये देखें जो सर्वाइबिलिटी पीरियड है सबका अलग है, ये एक पीरियड है, एक टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड एक कंटिन्यूस वैल्यू होती है। तो ये एग्जैक्टली 110% रिग्रेशन है। अभी मैं आपने किसी ने ये पेपर पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको पता चल गया है कि ये इन्होंने जो प्रॉब्लम सॉल्व की है ये विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन की है। एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। ठीक हो गया। हालांकि मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि आप पेपर देख के बता दें या कोई प्रॉब्लम देख के बता दें कि ये रिग्रेशन है या क्लासिफिकेशन है, मेरा अक्सर मकसद ही यही था। अब ये बताइए क्या चीज़ है? रिग्रेशन है, ये सुपरवाइज है, अनसुपरवाइज है या रीइंफोर्समेंट है? अगर सुपरवाइज में है तो क्लासिफिकेशन है या रिग्रेशन है, अगर अनसुपरवाइज है क्लस्टरिंग है या एनॉमली है, ये क्या लग रहा है आपको? क्लासिफिकेशन। एवरीबॉडी श्योर अबाउट इट्स क्लासिफिकेशन? सर ये इमोशनल है तो रीइंफोर्समेंट नहीं होगा। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसको पढ़ो, इसको देखो। अब तो मैंने बहुत आसान कर दिया आप लोगों के लिए। यस सर, क्लासिफिकेशन ही है। क्लासिफिकेशन ही है। बिल्कुल एग्जैक्टली। इवन अगर आप यहाँ पे भी आएंगे ना, ये देखें यहाँ पे जो डिटेक्शन हो रही है ना, इमोशन रिकॉग्निशन हो रही है कि इंसान के इमोशंस क्या होते हैं गेम खेलते, यानी कि कोई अच्छी गेम खेल रहा हो तो इमोशन अच्छे होंगे, अगर कोई बुरी गेम खेल रहा है तो बुरे होंगे। और ईईजी का तो सबको पता है ना, व्हाट इज ईईजी? हाँ, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ये ना ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए यूज होती है। यानी कि अगर आपने ब्रेन के रिलेटेड कुछ भी देखना है ना, तो आपको इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी देखनी पड़ेगी या फिर एफएमआरआई देखनी पड़ेगी। एफएमआरआई का भी यहाँ कोई काम नहीं है, फंक्शनल एमआरआई का, वो बाद में हम इसको अगर उसके रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो तो देखेंगे। अब ये देखिए आपका जो इमोशन है ना, इमोशन को 5-4 ही होते हैं। इंसान खुश होता है, नाराज होता है या सैड होता है। अब इमोशन कोई कंटिन्यूस वैल्यू तो नहीं है ना, और अगर कोई इमोशन डिटेक्शन हो रही है तो कोई मॉडल ऐसा होगा ना जिसको बताया गया होगा कि यार ये फनी चीज है, ये हैप्पी है। अगर आप अगर मॉडल देखेगा ना कि बंदा हैप्पी कौन सा है, सैड कौन सा है, तो यहाँ बताया जाएगा कि यार ये इमोशन है। अगर अनसुपरवाइज्ड होगा ना, आपने बताया सर लेकिन इमोशन के अंदर कभी भी हम कोई सर्टेन वैल्यूज ना बता सकते हैं, मतलब कितना हैप्पी है या कितना सैड है? नहीं, वो एक तो कंटिन्यूस वैल्यू भी हो सकती है। अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस और सैडनेस पे जा रहे हैं, वो आपके लिए इवन अभी भी कोई चीज पॉसिबल नहीं है। आप ईईजी से भी नहीं कर सकते उसको। आप मेडिकल की ज्यादा डीप में ना जाएं। इवन तो फिर इसलिए तो कंटिन्यूस टर्म हो जाएगी ना फिर वो। नहीं, वो कंटिन्यूस तब होगी जब यहाँ लिखा जाएगा कि अमाउंट ऑफ या अमाउंट ऑफ इमोशन एनालिसिस। वो होता है इमोशन एनालिसिस है, यहाँ रिकॉग्निशन है। सिर्फ रिकॉग्निशन का मतलब है डिटेक्ट करना। सर ये ईईजी एक्सप्लेन करना। हाँ, ईईजी होता है, मैं बताऊँ, ब्रेन का जितना ब्रेन का एक टेस्ट है जिसमें ना ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करते हैं। जैसे ईसीजी का तो पता है ना आपको, होती है। इस तरह ना हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं ब्रेन के ऊपर और हम ना ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने इतना बड़ा हिंट दिया है कि एक तो आपको पेपर के टाइटल से पता चल गया कि ये क्या चीज है। दूसरी बड़ी बात, आपको ये नीचे डायग्राम से नजर आ रहा है कि क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है। यहाँ कैटेगरी सिर्फ 4 है, बोरिंग, काम, हॉरर और फनी। तो ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी एक और एग्जांपल आपके पास यहाँ जो एल्गोरिदम यूज हुआ है वो रैंडम फॉरेस्ट है। और रैंडम फॉरेस्ट किसके अंदर था? सुपरवाइज लर्निंग में।
और रैंडम फॉरेस्ट के बाद में कोई रिग्रेशन नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब एक क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है। एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। ठीक हो गया। यहाँ हो गया ये एक ना मैंने आपको बताया था कि जो डाटा सेट हो ना, अगर आपने कैंसर रिलेटेड कोई भी डाटा सेट हो तो यूएस की एक वेबसाइट है, यूएस गवर्नमेंट की ऑफिशियल ये वेबसाइट है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। मैंने आपको इसका रेफरेंस एक और जगह पे भी दिखाया था, शायद कल का लेक्चर किसने लिया है? तो कल आपने ये देखा था NIS कहीं पे लिखा हुआ? यस सर, मोनाई का जब आप बता रहे थे तब। जी ये वाला मोनाई के ऊपर के मोनाई को बनाने में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का भी हाथ है। ये एक यूएस का इदारा है। इवन इसको मैं NIS डायरेक्टली में भी ओपन हो जाए। तो आपने लास्ट क्लास की वो की थी, रिकॉर्डिंग की थी, तो वो शेयर कर दें। नहीं रिकॉर्डिंग मिलेगी इंशाल्लाह, घबराए नहीं। मैंने लगाई हुई है। आई एम नॉट श्योर, मैं पहली बार इस जो है ना रिकॉर्डर को यूज कर रहा हूँ। ये एक वेबसाइट है जो है ना यूएस गवर्नमेंट की। यहाँ से ना आपको कैंसर, हर किस्म के कैंसर के ऊपर आपको डाटा सेट मिल जाएगा। जैसे मैं ये देखें, अब ये देखें, अगर ये कैंसर है और ये एक यूएस के स्टैट्स हैं कि यूएस की गवर्नमेंट ने इसको किया, तो ये 110% करेक्ट डाटा सेट है। अब ये देखें, ब्लैडर कैंसर हो सकता है, बोन एंड जॉइंट्स का कैंसर है, ब्रेस्ट है, सर्विक्स है, चाइल्डहुड ब्रेन है, ल्यूकीमिया है। तो हर टाइप के तकरीबन आपको कैंसर के डाटा सेट यहाँ से मिल जाएंगे। ये बहुत यूजफुल वेबसाइट है, आप लोगों के सबके बहुत काम आएगी। और इवन यहाँ से भी हम एक डाटा सेट उठा के रिग्रेशन की प्रॉब्लम इसी डाटा पे सॉल्व करेंगे। इसके बाद ये बताएं ये क्या है? एनामोली आ रहा है तो ये उसमें अनसुपरवाइज्ड में। हाँ, और किसको क्या लगता है कि अनसुपरवाइज्ड है या सुपरवाइज्ड लर्निंग है? अनसुपरवाइज्ड। 110% श्योर है आप सब लोग? एनॉमली जो आ रहा है इसमें। हाँ बिल्कुल। फिर भी अगर वो भी ना भी हो ना, थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करें पेपर को ना, आपको अंदाजा हो जाएगा वो करने क्या वाले हैं। अब इस पैराग्राफ को पढ़े जो मैंने ये किया हुआ है हाईलाइट, सब पढ़ें। एनॉमली को छूट जाए कि यार एनॉमली क्या होती है, लेकिन ये जो लाइन है ना, इससे आपको समझ आ जाएगी। जैसे उसने कहा कि जी विदाउट कॉरस्पॉन्डेंस लेबल्स जो है उसलिए भी अनसुपरवाइज हो जाएगा। हाँ, उसके अलावा अगर वो भी समझ नहीं आ रही, फिर भी देख रहे हैं कि इन्होंने किया क्या है, तो आपको ये नजर आ जाएगा इन्होंने कौन कौन से जो मॉडल्स यूज किए हैं। के मीन्स यूज किया है, और मैंने आपको बताया था कि के मीन्स किस में आता है? अनसुपरवाइज। हाँ, अब ये देखें कि ये के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है। तो हमने कहा था कि ये चीज़ों को सेग्रीगेट करने के लिए यूज होता है क्लस्टरिंग। तो अब अगर आप यहाँ देखेंगे ना, जिसके अंदर के मीन्स लगा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ना कोई क्लस्टरिंग टाइप काम हुआ है, यानी कि सेग्रीगेशन हुई है। तो ये क्या हो रहा है, सेगमेंट कर रहे हैं चीज़ों को, यानी कि जीन्स को ना ये सेगमेंट किया जा रहा है इसमें। इवन मैंने ये पेपर खुद भी पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन मैं ढूंढ रहा था कि कोई जो है ना अनसुपरवाइज लर्निंग का कोई पेपर मिल जाए तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके। फिर मैंने आपकी हेल्प के लिए ये मैंने स्क्रीनशॉट भी निकाला था कि ताकि बच्चे बाद में याद रखें। तो यहाँ तक आप लोगों को सबको क्लियर है? आप मैं अब पेपर निकालूं तो आप देख के बता सकते हैं कि कोई भी अगर आपके पास पेपर हो तो आप देख के बता सकते हैं कि किस डोमेन का पेपर है। यस सर। अच्छा चलो ठीक है। आप लोगों से सबसे ओपन क्वेश्चन है, गूगल फोटोज यूज किए किसी ने? यस सर। वो बताओ, वो सुपरवाइज है अनसुपरवाइज है, क्या है वो? सुपरवाइज। और किसको लगता है सुपरवाइज है? सर अनसुपरवाइज्ड मे बी। अनसुपरवाइज्ड है। अनसुपरवाइज है। और किसी को क्या लगता है? हसीब बताएगा। हसीब आप हो कॉल में, आप बताओ ये गूगल फोटोज जो है ये सुपरवाइज है अनसुपरवाइज है? ये
बता दिया करो। सुपरवाइज है। सुपरवाइज है। तैयब आपको क्या लगता है? सुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड। चलो मैं अभी कुछ दिखाता हूँ आपको, आप कहेंगे ये क्या नई चीज आ गई है। ये सर आप गूगल फोटोज के किस फीचर की बात कर रहे हैं? मैं ओवरऑल गूगल फोटोज के अंदर सिर्फ एक ही एल्गोरिदम यूज होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आई थिंक आप वही बात कर रहे हैं ना जहाँ पे वो पिक्चर सेंड करते हैं, वो बता देता है नेम वगैरह क्या है ये पिक्चर। जी अभी मैं एक चीज दिखाता हूँ, आप उस पैराग्राफ को आप सब लोग पढ़ेंगे, फिर मुझे बताइएगा ये क्या है। ठीक हो गया। मैं वो छुपा दिया कि कॉन्सेप्ट किस चीज के रिलेटेड। अब इसको पढ़ें, इस पैराग्राफ को। सर अनसुपरवाइज्ड है क्योंकि उसका नेम नहीं मालूम होता, वो ऐसे फीचर्स की बेसिस पर क्लस्टरिंग कर रहा होता है। आगे पढ़े पूरा तो पढ़े। ये यहाँ तक आपने पढ़ा क्लस्टरिंग तक, इससे आगे भी पढ़े 2 लाइनें। सर वो ही है ना कि इन केस अगर आप ने उसको लेबल किया है पर पर्सन को कि ये फलां है ये फलां है फलां है, तो फिर वो सुपरवाइज हो जाएगा। अगर वो सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहा है कि ये जो है इस एक पर्सन की दूसरे पर्सन की, वो अनसुपरवाइज हो जाएगा। नहीं, आप में से कोई ये नहीं सोचता कि गूगल फोटोज सुपरवाइज भी और अनसुपरवाइज दोनों को इस्तेमाल करता है। ये पैराग्राफ पढ़ के किसी को ये अंदाजा नहीं हुआ? अगर वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो सिर्फ हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि ये फलां बंदा, ये उसको सिमिलरिटी बेस पे डिफरेंट कर दिया, तो वो अनसुपरवाइज हो गया। अगर वो कह रहा है कि ये अगर हम उसे लेबल कर देंगे कि तो फिर वो सुपरवाइज में आ जाएगा। सर बेसिकली जो है वो जो खुद गूगल है वो अनसुपरवाइज पे चल रहा है, उसको अगर हम खुद उसको लेबल देंगे तब वो सुपरवाइज होगा। कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, ये क्या चीज़ है। ये मैंने जान के नहीं आपको पढ़ाया था, मैंने पूछना था आपसे। सेमी सुपरवाइज। अब अंदाजा हो गया कि कुछ एल्गोरिदम्स या कुछ एप्लीकेशंस ऐसी भी हैं जो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज दोनों को इस्तेमाल कर रही होती हैं। डिपेंड करता है कि उसकी एप्लीकेशन है क्या, उसमें दोनों रिक्वायर हैं या एक से काम हो जाएगा। तो यस सर, इसको भी याद रखना है कि सेमी सुपरवाइज लर्निंग भी होती है। ये बड़े बड़े एल्गोरिदम्स हैं जो आपको अंदाजा होगा जब आप आगे आएंगे। अगर मैं इसको मिस करवा रहा हूँ बैच एंड ऑनलाइन, ये इतनी ज्यादा तो सर ये तीनों से अलग है, ये सुपरवाइज अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट से अलग है। ये जो थर्ड है सेमी सुपरवाइज, ये दो का मिक्सचर है। सुपरवाइज और अनसुपरवाइज को जब मिक्स कर देते हैं ना एल्गोरिदम को, तब सेमी सुपरवाइज। ओके, ये देखिए ना, गूगल फोटोज में क्लस्टरिंग भी होती है और लेबलिंग भी होती है। तो ये सिंपली एक कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ तक आप लोगों को लगता है कि बेहतर है? अगर कहते हैं तो इससे आगे चलते हैं। सर इतना ही ना है। अच्छा, अभी ना वो मैं आपको ना गूगल कोलैब बता रहा था। अगर मेरे पास कोई बना हुआ प्रोजेक्ट है तो मैं आपको ना थोड़ा दिखा देता हूँ। गूगल कोलैब ये है टीचेबल मशीन। गूगल ने ना एक मशीन बनाई है ना, आप 3 टाइप के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। फर्स्ट इज इमेज प्रोजेक्ट, सेकंड वन इज ऑडियो प्रोजेक्ट और थर्ड वन इज पोस्ट प्रोजेक्ट। इमेज प्रोजेक्ट ये है कि आप ना, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके पास इमरान खान की कुछ पिक्चर्स हो और कुछ जो है ना शहबाज शरीफ की इमेज हो, यानी कि 500 आपके पास इमेज है। आप बता देंगे अपने मॉडल को कि ये इमरान खान की और ये पिक्चर जो है शहबाज शरीफ साहब की हैं।
एंड मैं दिखाता हूँ ये कैसे होता है। ये एक्चुअली सुपरवाइज्ड लर्निंग ही है। ये देखें, ये हमारे लेबल है। मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, ट्यूमर के इमेजेस हैं ये, यानी कि यहाँ पे मैं जो इमेज डाल रहा हूँ ये तमाम के तमाम इमेजेस किसके हैं, ट्यूमर के। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई ट्यूमर के पड़े हैं इमेजेस। मुझे तो चाहिए मेरे पास। ठीक है, यहाँ से कुछ इमेज निकाल। यहाँ ना मेरे पास ये ग्लाइयोमा है। चलो कोई बड़ा ट्यूमर देखते हैं जिसके अंदर बड़े ट्यूमर्स हैं। ये देखें, ये कुछ इमेजेस हैं जो कि ना ट्यूमर्स के हैं। मैं इनमें से ना कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ तक ना तकरीबन 53 इमेजेस ये मैंने ना ट्यूमर के डाल दिए हैं। तो अब मैंने इनको क्या क्लास दी है, इन इमेजेस के बारे में मैंने क्या बताया है मॉडल को ट्रेनिंग से पहले कि ये ट्यूमर। और अब मैंने मॉडल ट्रेन किया था, मैं सेकंड क्लास बना रहा हूँ कि नो ट्यूमर, कि इन इमेजेस के अंदर ट्यूमर नहीं है। मैं भी दिखा भी देता हूँ ये डाटा सेट। मेरे पास काफ़ी चीज़ें मिक्सअप हो गई हैं अभी। जैसे ये देखें, ये जो ब्रेन स्कैन है ना, ये क्लियर है बिल्कुल। अभी आप देखेंगे इनके अंदर ना कहीं ट्यूमर नहीं है। और मेनिंजियोमा ही हमने किया है। और इसके अंदर क्या है, आप श्योर हैं सब लोग कि इसके अंदर ट्यूमर है? यस सर। तो ये हमने ट्यूमर वाले यस सर। और हमने बता दिया मॉडल को ये वाले जो इमेजेस हैं ना ये ट्यूमर के हैं। ठीक है, इसी तरह अब मैं यहाँ पे नो ट्यूमर का लेबल बनाया कि मॉडल को बताया कि यहाँ ट्यूमर नहीं है। तो मैं यहाँ भी कुछ इमेजेस डाल रहा हूँ नो ट्यूमर वाली फाइल से। ये ट्यूमर के इमेजेस थे, ये मेरे पास नो ट्यूमर के इमेजेस पड़े हैं, यानी कि जो स्कैन तकरीबन क्लियर हैं, ज़्यादा इनके अंदर कोई मसला नहीं है। हालांकि ये मॉडल गलत भी होगा क्योंकि यहाँ पे मैं कोई ना मैं कोई हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर रहा हूँ, ना मैं कोई इतने ज़्यादा प्री प्रोसेसिंग कर रहा हूँ इमेजेस के ऊपर, क्योंकि डाटा को साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी कि आपके पास कोई डाटा आया ना तो आपने क्लीन करना डाटा ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये देखें, ये ट्यूमर वाले 44 इमेजेस और 52 इमेजेस नो ट्यूमर वाले। मैं यहाँ मॉडल को ट्रेन पे लगा देता हूँ। सर आपने कहा था कि 3 टाइप्स ऑफ डेटा हम टीचेबल मशीन में यूज करते हैं, एक इमेजेस, एक ऑडियो, और थर्ड कौन सा बताया? पोज, वो भी बताता हूँ। पोज के ऊपर तो हम बहुत काम करेंगे, पोज की तरफ से ना घबराएं। मैं यहाँ पे ना, अब ये देखें मेरा मॉडल ट्रेन हो गया। मॉडल को मैं यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट करना मैं दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ ना मैं कोई फाइल अपलोड करता हूँ, यानी कि अब मॉडल से ना प्रिडिक्शन लेता हूँ। दुआ करें प्रिडिक्शन क्लियर आ जाए। ये काम क्यों नहीं कर रहा? ठीक होगा, इनपुट ऑन। अभी यहाँ से मैं कोई ट्यूमर वाला इमेज उठाता हूँ नीचे से जाके, जो मॉडल ने पहले नहीं देखा। 52 तक हमने इमेजेस दे दे ना, तो ये मैं 64 वाला इमेज दे रहा हूँ जो अब तक मॉडल ने कभी जिंदगी में नहीं देखा। ऐसे ही ऐसा एग्री करते हैं? यस सर। अब देखते हैं कि मॉडल प्रिडिक्शन क्या देता है। अब ये देखें, मॉडल ने प्रिडिक्शन गलत दी है। अब मॉडल कह रहा है कि इसके अंदर 98% तक मैं श्योर हूँ कि इसके अंदर ट्यूमर नहीं है, लेकिन ये मॉडल गलत है। लेकिन हम इसको बेहतर कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ये कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे आप नंबर ऑफ एपक्स कंट्रोल कर सकते हो, आप मॉडल का लर्निंग रेट कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि आप मॉडल को बता सकते हो कि आपने कितना कितना सीखना है, कौन सी चीज़। आप बैच साइज कर सकते हो चेंज। तो ये आपके ऊपर है। मैं आपको टास्क दूंगा कि आपको मैं डाटा सेट ये प्रोवाइड कर दूंगा आज ही। आपने मुझे स्क्रीनशॉट देना है कि आपका जो मॉडल है वो सही परफॉर्म कर रहा हो। कर लेंगे सब लोग? सर डेटा को क्लियर करने का आपने बताया, तो डेटा को क्लियर कैसे करेंगे? नहीं, वो उसका क्या हम बाद में सीखेंगे। लेकिन आपने ना इसी जो डाटा सेट में आपने ना सबने अपना अपना एक प्रोजेक्ट बनाना है। आप अपनी पिक्चर्स पे बना लें
या कोई और पिक्चर्स भी हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप एप्पल और बनाना के ऊपर बना लें, या आप कैट और डॉग के ऊपर बना लें, या आप प्रोजेक्ट खान साहब और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बना लें। क्लासिफिकेशन की आपने प्रॉब्लम करनी है, और आप मुझे यहाँ पे आपकी प्रिडिक्शन सही चाहिए। समझ आ गई है? यार जैसे यहाँ पे अब आपकी तरफ सही नहीं आई तो फिर हमारी तरफ कैसे सही आएगी? आपके पास सही आएगी। मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग सही करेंगे, आप टाइम लगाएंगे। मैं अभी आपको स्पीड नहीं, हम टाइम का मतलब ये है ना कि अगर आपने इस टाइम के कम हम ज्यादा इमेजेस इनपुट करेंगे तो फिर सही आएगी। हाँ, एक ये भी फैक्टर होता है कि मॉडल जितना सीखेगा उतना ज़्यादा, यानी कि आपके पास जितना ज़्यादा डाटा होगा ना, मॉडल उतना ज़्यादा सीखेगा। मतलब हम उस डाटा का इनपुट ज्यादा करेंगे तो करेक्ट रिजल्ट आएगा। आउटपुट आपकी अच्छी आएगी। यही है ना, ये देखिए, आप अगर 10 साल सीखते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, और अगर आपको 2 दिन सिखाया जाए तो आप फारिग हो जाएंगे, आप कहेंगे मुझे तो कुछ नहीं पता। तो ये चीज़ें हैं। आपको मैं एक सिंपली सी प्रॉब्लम देता हूँ, कैट और डॉग के इमेजेस होंगे, मैं आपको डाटा सेट का लिंक दे दूंगा। आपने कैट और डॉग को सेग्रीगेट करना है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे आउटपुट सही चाहिए, बस सिंपली। ओके। और आपने मुझे शेयर करनी है, आज कर दें कल कर दें, लेकिन करना जरूर है, ये आपकी लर्निंग होगी। उसके बाद मैंने कहा था आप मॉडल यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट पे जाएंगे। और मैंने कल किस किस को मैंने बताया था कि टेंसर फ्लो क्या है, किसने बनाया टेंसर फ्लो और क्या चीज़ है। किसी को याद नहीं है? एक लाइब्रेरी है पाइथन की। हाँ, टेंसर फ्लो एक लाइब्रेरी है जो डीप लर्निंग में यूज होती है। अब ये देखो ना, हम कंप्यूटर विजन की तरफ चले गए हैं, हालांकि प्रॉब्लम है क्लासिफिकेशन की, लेकिन कंप्यूटर विजन तो हम यहाँ टेंसर फ्लो पे जाएंगे, और यहाँ से डॉट के रास भी मैंने बताया था कि क्या चीज़ है। यहाँ से हम अपना डाउनलोड मॉडल कर लेंगे, तो हम इस मॉडल को दोबारा कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। केरास क्या चीज़ है सर? केरास भी एक लाइब्रेरी है, वो मैंने कल एक्सप्लेन किया। लाइब्रेरी जाएंगे तो अंदाजा हो जाएगा केरास क्या चीज़ है। पाइथन की लाइब्रेरीज है। जी। तो अभी हमारी मीटिंग एंड होने वाली, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं। आपने असाइनमेंट अपनी सीख ली है, अगर दोबारा करूं क्वेश्चन अगर आंसर है तो मैं दोबारा कर लेता हूँ मीटिंग अरेंज। नो सर एक मीटिंग ये रखते हैं कि ये आप जो मॉडल है इसके अंदर हमें आप प्रिडिक्शन ये सही देते, कोई भी आप इमेजेस सही देना इससे। सर वो वाला जो आप हमें बता रहे हैं डॉग और कैट वाला, वो तो इजीली हो जाएगा, लेकिन जो ये वाला आपका डेटा है इसके हिसाब से हम लोग अगर प्रेडिक्शन सही लेते इससे भी करेंगे, हम इससे भी करेंगे, घबराएं नहीं, इससे भी करेंगे। अभी मीटिंग एंड होने लगी है, किसी का क्वेश्चन है तो मैं दोबारा कर सकता हूँ अरेंज, बताएं। चलो अल्लाह हाफिज।